आ गए क्या तुम लोग? बड़ी जल्दी ही आ गए यार। थोड़ा जाया आया करो, सुसु वुसु कर लिया करो। क्या सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हो, आंखें खराब हो जाएंगी। चलो बहुत बढ़िया है, तुम्हारी डेडिकेशन यार बहुत सही है। ठीक है, आ ही गए हो तो अब आ जाइए, है ना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाउ आर यू, हाउ आर यू? आई एम गुड। और आप लोग कैसे हैं भाई? कैसी चल रही है तुम लोगों का स्कूल वगैरह? छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, काफी दिन हो गए हैं, और अब सर हम स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल के प्रेशर भी बढ़ेंगे। देख भाई, आगे चलकर तो सिचुएशन और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद में तुम्हारे स्कूल के हाफ ईयरली बोल दो, या फिर वो जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो जब टेस्ट स्टार्ट होंगे तो यार कहीं ना कहीं स्कूल का भी प्रेशर इतना तो नहीं है, बट सर पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो है। पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहा है या कर रही है, तो तेरे स्कूल में भी नंबर आने चाहिए। बट अब पेरेंट्स को कौन समझाए कि स्कूल में जो है वो चैप्टर्स, जैसे ट्रिग्नोमेट्री बात करें तो 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हमने 8-10 लेक्चर, 10-12 लेक्चर उसमें पढ़े थे इक्वेशन फंक्शंस में। फिर इक्वेशंस में 8-20 लेक्चर पढ़े हैं, डिटेल में इन डेप्थ सारी बातें की है। तो देर इज ए मिसमैच इन द स्कूल एंड जेई प्रिपरेशन में, है ना। स्कूल और जेई प्रिपरेशन के सिलेबस में हमेशा एक मिसमैच रहेगा, क्योंकि यहां पर डिटेल में बातें की जाती है, वहां पर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आप अपने स्कूल के नोट्स अपने पास रखिए प्लीज। ठीक है, और स्कूल जा ही रहे हैं आप लोग, जो डमी है उनकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा, जो स्कूल जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ध्यान उसकी तरफ भी रखो। मतलब इफ यू आर 100%, अगर आपके कंसंट्रेशन को बोला जाए तो 10 से लेकर 15% कंसंट्रेशन आप स्कूल पे भी रखो। और यूनिट टेस्ट जितने भी आपके होंगे, हाफ ईयरली जितने भी होंगे, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, जितने भी टेस्ट स्कूल में होने वाले हैं उनमें आपके नंबर कम ही आएंगे, इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन जिस दिन यहां पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जब क्लास 11th का फाइनल एग्जाम आप देने जाएंगे स्कूल के अंदर, तो वहां पे आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, प्रोवाइडेड आपने यहां पर सारे लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड किए हैं। यस, क्योंकि सर वो बहुत ही बेसिक बेसिक नॉमिनल नॉमिनल सी चीजें पूछते हैं और वो हम रगड़ देते हैं सर, है ना। डम्मी मम्मी तो डम्मी है तो बहुत अच्छी बात है भाई, डम्मी है तो बहुत अच्छी बात है। पूरा एफर्ट डाल अपनी जेई प्रिपरेशन पे यार, तेरे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बट जो लोग स्कूल गोइंग है मैं उनकी बात कर रहा हूं, है ना। ठीक है, हाँ। तो इसलिए अभी नंबर कम आएंगे, ये फैक्ट मैं जानता हूं, आप जानते हैं। बाकी दुनिया अभी इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, एंड व्हेन आई से दुनिया, तो उसमें आपके स्कूल टीचर्स, उसमें आपके पेरेंट्स, बाकी सब लोग भी आ गए हैं। बट हमारे मन में जो ग्रज है, जो बोलते ना सर, एक कसक रह जाती है, वो आप निकालना, अपनी पूरी भड़ास निकालना क्लास 11th के फाइनल एग्जाम में। समझे कि नहीं समझे? और जब आपके यूनिट टेस्ट या फिर कोई भी हाफ ईयर एग्जाम जब आपके स्कूल में चले, तो कोशिश करना कि उस ड्यूरेशन में आप कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ क्लासेस तो मिस होंगी, बट ट्राई करना कि उस बैकलॉग को इतना ना बढ़ने दें कि आपको क्लास 11th से ही डर लगने लग जाए। ठीक है, यस और नो? बिल्कुल सही। क्योंकि यार अगर इस पूरे सिस्टम में एक प्रॉपर रास्ता तुम्हारे लिए बना दिया जाए, तो तुम्हारी 90% समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। कि स्कूल और कोचिंग मिक्स करके हमें पढ़ा दिया जाए तो सर, या स्कूल में इतना अच्छा पढ़ा दिया जाए कि हमें कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े टू क्रैक द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो भी बहुत अच्छी बात है यार, फिर हम लोगों की जरूरत ही नहीं होती। मैं भी किसी स्कूल में पढ़ा रहा था, समझ पा रहे हो? तो इसलिए आपको ये एक मिसमैनेज सिचुएशन को मैनेज करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखते हुए। नंबर कम आ रहे हैं, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, स्कूल के टीचर्स बोल रहे हैं, इनफैक्ट स्कूल के टीचर्स तो डराते भी बहुत हैं। सभी नहीं डराते, बट कुछ कुछ तो करते हैं भाई ये हरकतें, कि भाई तू जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, तेरे तो स्कूल में तो नंबर आ ही नहीं रहे, 100 में से तेरे नंबर आए हैं 35 स्कूल एग्जाम में, तू कैसे जेई फोड़ेगा? तो अभी आपको वो सब सिचुएशन सहनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब, कि हाँ ठीक है सर, आई विल मैनेज। ठीक है, झुकी गर्दन के साथ आपको उन बातों पर अपना सर हिलाना पड़ेगा। बट यस, फाइनली जब रिजल्ट आएगा तो वही स्कूल है जो आपको सबसे पहले इनवाइट करेगा कि भाई ये हमारी स्कूल का बच्चा है, इसकी जेई में ये रैंक आई है, इसके लिए तालियां बजाओ। जब तुम्हारी स्कूल की असेंबली हो रही होगी तो तुम्हें प्रेयर के तुरंत बाद में बुलाया जाएगा, तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, तुम बच्चों को कुछ गाइडेंस दे पाओगे, वो दिन भी आएगा। परंतु
तब तक के लिए बहुत सारी चीजें सुननी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ ना, बिल्कुल सही। तो ये सब चीजें मैं तो चलो डमी था तो कोटा में प्रिपरेशन कर रहा था, बट कहीं ना कहीं जब मैं क्लास 11th के पेपर देने आया तो मेरी केमिस्ट्री वैसे ही ऑलरेडी वीक थी। तो क्लास 11th वाले जो मैंने फाइनल एग्जाम दिए उसमें केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स, पासिंग मार्क्स के बिल्कुल एकदम मतलब 33 ही आए थे 100 में से। तो मेरे पेरेंट्स को भी यही बोला गया कि इसको आपने कहाँ कोटा भेज रखा है, पहले आप इसको यहाँ पे प्रिपरेशन करवा लो, 12th अच्छे से दिलवा लो, फिर प्रिपरेशन के बारे में सोचना वरना फेल हो जाएगा ये वो। तो वो उस डर से मैं भी गुजरा हूं। इनफैक्ट मेरा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में ये हाल हुआ था, फिजिक्स और मैथ में नहीं था। इंग्लिश और हिंदी वहां जाकर पढ़ ली थी थोड़ी थोड़ी जब फटाफट पेपर देने से पहले। बट केमिस्ट्री में बुरा हाल था क्योंकि मैंने केमिस्ट्री अपने कोचिंग में भी ढंग से नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए मुझे वहां पर वो फियर जो है वो घेर लिया। बट 12th में मुझे डर लग रहा था कि यार बोर्ड्स में कहीं केमिस्ट्री में ना फेल हो जाए, तो फिर केमिस्ट्री को भाई अच्छे से पढ़ाई की, रट ली, जो भी जिस भी तरीके से मैंने पढ़ा। तो इसलिए मेक श्योर कि आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक ना जा रहा हो, अगर जा रहा है तो उस पर मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, हाँ ना। और मैं आपको फिर बोल दूं, आपको पढ़ाई में मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है यार, बट वो मजा ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को सर मैथ्स बहुत अच्छी लग रही है तो मैं दिन रात मैथ्स पढ़ रहा हूं। मैं 8 घंटे 10 घंटे 7 घंटे 6 घंटे पढ़ रहा हूं, बट मैं मैथ्स ही पढ़ रहा हूं। केमिस्ट्री या फिजिक्स मैं इग्नोर कर रहा हूं। किसी भी सब्जेक्ट में आप फेवरेट हो सकते हैं, फिजिक्स मेरा बहुत फेवरेट है, मैथ्स केमिस्ट्री इग्नोर कर रहा हूं। या कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक होगा, वो वीक इतना ज्यादा वीक नहीं हो जाना चाहिए कि वो आपके ना सिलेक्शन का कारण बन जाए। समझ गए? है ना। और सीधा सीधा आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा है भाई। ठीक है, जब जेई एडवांस का जब मैं पेपर दे के आया तो फिजिक्स और मैथ्स में तो बहुत अच्छा स्कोर था, फिजिक्स में भी अबव एवरेज डिसेंट स्कोर था। बट बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो इंडिविजुअल कट ऑफ होती है पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर, मेरी वो ही क्लियर नहीं हुई। समझ में आया? अगर मैं स्कोर 2 बच्चों से कंपेयर करूं अपना, मान लो एक मैं हूं एक मेरा कोई दोस्त है, तो हो सकता है टोटल मार्क्स मेरे ज्यादा आ रहे हो, और ऐसा हुआ भी था। बट मैं जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाया। रीजन बीइंग, क्योंकि जो इंडिविजुअल कट ऑफ होती है कि इतने मार्क्स आपको केमिस्ट्री में लाने थे तब आप सिलेक्टेड कहलाओगे, मैं वो ही नहीं ला पाया। क्या मेरी बात समझ गए? तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है और इसके लिए गाइड करने का भी मेरी ही जिम्मेवारी है, तो मैं आपको बीच बीच में ये बताता जा रहा हूं। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक है, मेरा कॉलेज बेटा एनआईटी कुरुक्षेत्र था। ठीक है, अब जिनका, हाँ, जैसे आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इंडिपेंडेंट चैप्टर है, एल्जेब्रा वाला चैप्टर है। इसमें सारी कहानी मैं इसी चैप्टर की शुरू से बताऊंगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, बम्पर क्वेश्चन, एसिडिक क्वेश्चन, चैलेंजर क्वेश्चन सारे करेंगे। सर क्या हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो क्या हम इस पे जाएं? मैं कहा बिल्कुल स्टार्ट कर सकता है, कम से कम तू एक नई शुरुआत यहां से कर तो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट जब आप ये शुरुआत करो तो दिमाग में ये रखना कि बैकलॉग दैट डजंट मीन कि आप ट्रिग्नोमेट्री को फुली इग्नोर कर दोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेटा आएगी, घूम फिर के दोबारा आपकी जिंदगी में आएगी। और जब आएगी, एक तो डायरेक्ट सवाल भी आते हैं, दूसरा सर हर चैप्टर में यूज होती है। क्या मेरी बात समझ गए? तो अगर बैकलॉग है तो उस बैकलॉग का एक स्टेप वाइज आप प्लान बना लो। हाँ ना, स्टेप वाइज प्लान बना लो, मतलब कि वैसे अगर आप देखोगे तो आपकी जिंदगी में कोई भी टाइम नहीं है। मैं 5-10 मिनट लूंगा, ध्यान सुनते जाना मेरी बात। आपकी जेई प्रिपरेशन में आपके पास में टाइम नहीं है, बिकॉज आप स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आपके पास में रेगुलर होमवर्क बहुत है, डिब्बी वाले सवाल है, डीपीपी है, नोट्स कंप्लीट करने हैं। तो सर इसमें रिवीजन का, टेस्ट देने का और बैकलॉग कंप्लीट करने का टाइम हमने रखा ही नहीं। तो एक बहुत बढ़िया जिसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, आपने क्या किया कि ये एकदम अपना रूल बना रखा है कि संडे को मैं सर सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करूंगा। ठीक है, हाँ ना, ये स्लॉट मैंने इसके लिए फिक्स किया हुआ है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है वीक में किसी दिन आपकी स्कूल में छुट्टी हो जाए, है ना, तो साथ साथ में इसको भी कवर करिए प्लीज। और जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है वो उन्होंने यही रास्ता, यही हथकंडा अपनाया है। ठीक है, यही हथकंडा अपनाया। अब हो सकता है जिस दिन आप संडे वाले दिन, जब आप संडे को पहुंचो इस टाइम स्लॉट में, तो आपके मन में आए कि यार ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व कर लेता हूं, नो मर्सी सीट मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं की है, वो कर लेता हूं, सर डिस्कशन करने वाले हैं, डीपीपी का मेरा बैकलॉग रह रहा है, वो कंप्लीट कर लेता हूं। मतलब आपके पास में बहुत सारे बैकलॉग है, बट आप इसमें प्राइमरी जो आपका बैकलॉग है दैट इज लेक्चर ही आपने नहीं देखे हैं, लेक्चर प्लस नोट्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो कंप्लीट कीजिए। अब इसमें कुछ बच्चे वन शॉट का भी सहायता लेते हैं, मैं वन शॉट के खिलाफ नहीं हूं, आप वन शॉट से भी जा सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है।
मेरे ख्याल से 6 से 7 घंटे में सारा कंप्लीट करवाया। बट जो लोग वन शॉट देख रहे हैं उसके बाद में आप क्लास एग्जाम्पल्स भी जरूर करें प्लीज। आप अगर वन शॉट देख रहे हैं तो वन शॉट से आप अपने नोट्स बनाएं, लेक्चर की थ्योरी पूरी समझें और वो जो सवाल वहां करवाएं वो भी, उसके बाद में क्लास एग्जाम्पल्स को भी देख लो। समझ गए कि नहीं समझे? आप ऐसे भी कर सकते हो, लेक्चर आप इसको 2x या 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हो जो आपके रेगुलर लेक्चर्स हैं, बट वो बहुत ज्यादा हैं तो वन शॉट प्लस क्लास एग्जाम्पल, ये कॉम्बो एकदम फिट बैठता है। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ ना। और रहा बात जिनका कोई बैकलॉग नहीं है बट उनको इतनी पॉजिटिव फील नहीं आ रही, सर वी आर नॉट फीलिंग पॉजिटिव अबाउट जेई प्रिपरेशन, तो मैंने कहा देख वो तो कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि चाहे तू कोई भी सभी सब्जेक्ट कोई सा भी चैप्टर उठा ले जिसमें तू बोले मेरा 100% कॉन्फिडेंस है सर, मैंने इसके इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, चाहे मैंने बाकी तो सब्जेक्ट एकदम अपने बर्बाद कर लिए हो, बट ये वाला चैप्टर मैंने से बहुत अच्छा तैयार किया है, तो उसमें भी मैं तेरे सामने एक ऐसा सवाल रख दूंगा जो जेई एडवांस में पूछा होगा, या फिर कोई ना कोई ऐसा सवाल होगा जो तेरी पहुंच से बाहर हो जाएगा वो सवाल, तो वो कॉन्फिडेंस सर वो जो है वो सवाल हमारे कॉन्फिडेंस को गिरा देगा, हम फिर से एक सोचने वाले लूप में चले जाएंगे, यार मैंने तो पढ़ाई की है मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही नहीं। तो पॉजिटिव फील में आप क्या करो, अगर लेक्चर कंप्लीटेड है, नोट्स कंप्लीटेड है और आप डिब्बी कंप्लीट कर रहे हो, बस इसके अलावा टाइम बचता है तो लूप में चला दीजिए प्लीज, जितनी बार अच्छे से दोबारा रिवाइज करोगे आपको मजा आ जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? अब मैंने ये डिब्बी देना स्टार्ट, इसका लॉजिक ये था भाई कि तुम्हें कोई और किताब ना खरीदनी पड़े, तुम्हें अच्छे सवालों का कलेक्शन कहीं और ना ढूंढना पड़े। मॉड्यूल या किसी किताब के खिलाफ नहीं हूं मैं, मॉड्यूल है तो भी अच्छी बात है, मॉड्यूल में भी अलग अलग एक्सरसाइज है, आप सारी एक्सरसाइज एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अभी हमने सर फर्स्ट सिटिंग में PYQs और जेई मेंस लेवल की कर ली, या जेई मेंस या जेई एडवांस लेवल की 2 एक्सरसाइज कर ली, उसमें तो 4-4 हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, समझ में आएगी नहीं समझ में? बट मैं तो बोल रहा हूं दिस इज मोर देन सफिशिएंट, और अभी आप इतना ही कर सकते हैं व्हेन आई से सफिशिएंट। ऐसे लिखवाने को तो मैं एक पूरी लिस्ट लगा दूंगा, इतनी सारी शीट्स इतने सारे पेपर बने पड़े हैं, कहने को तो हर एक चैप्टर के मैं 5-5 शीट और 5-5 टेस्ट दिलवा दूं, बट उसका कोई फायदा नहीं है ना। कर पाओगे क्या? अभी नहीं कर पाओगे सर, नहीं कर पाओगे। फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो पढ़नी है, स्कूल भी तो जाना है, टाइम भी तो लिमिटेड है। ऐसा थोड़ी है कि सर हम एकदम हमारे पास टाइम ही टाइम है, आप तो दे दो जितना आप हमें काम दे रहे हो हम सब कर लेते, नहीं। तो सर इसको बोलते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन। समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आई? किसी भी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि आप खुद देखेंगे और जितने भी बच्चों ने किताबें खरीदी है वो किताबें रखी रह जाती हैं। समझ में आया? क्योंकि जितने भी वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स हैं वो आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं, फिर आपको डिब्बी दी जा रही है, फिर आपको शीट्स दी जा रही हैं, इतना ही कर सकते हो और इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। समझ गए? अब उसकी अपर लिमिट कुछ नहीं है, समझ में आएगा नहीं? समझ, देयर इज नो अपर लिमिट। सर मैं ये वाली किताब कर रहा हूं, कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे पास टाइम है तो, प्रोवाइडेड किस खर्चे पर तू वो किताब कर रहा है। खर्चा मतलब कि ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में तुझे मजे आ रहे हैं, मैथ्स में, तो मैथ्स की तूने सारी किताबें ही लगा दी भाई, रंग बिरंगी कोई किताब उठा रखी है, दिन रात मैथ्स कर रहा है, इसका मतलब तेरा खर्च क्या हो रहा है? केमिस्ट्री और फिजिक्स खर्च हो रही है। रोक दे उस काम को अभी तुरंत, उन पे भी ध्यान दे। समझ में आएगा नहीं? समझ में? इस बात को ध्यान रखो, और ये बार बार बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि तुम क्या हो, अभी जेई प्रिपरेशन में नए नए हो यार, तुम्हें लग रहा है कि यार जेई पहले तो इमेज ही बहुत खतरनाक बना रखी है। जेई मुश्किल इस वजह से नहीं है कि उसमें सवाल डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, वो भी एक कारण है। डिफिकल्ट इस वजह से है क्योंकि बच्चे अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाते। आप देखेंगे कि अगर मान लो बैच में डे 1 पे 100 बच्चे थे, तो तुम्हें क्या लग रहा है अब 100 बच्चे? नहीं, 5वां ही चैप्टर है भाई, दिस इज द 5th चैप्टर, काउंट जो है वो 50 पे आ चुका है। बाकी 50 को किसी ना किसी बहाने ने, किसी ना किसी बीमारी ने, किसी ना किसी कारण ने उनको वहां रोक दिया है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बैकलॉग हो, चाहे वो प्रेशराइज सिचुएशन हो, चाहे वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, 50 रुक चुके हैं अभी ऑलरेडी। अब वो कब दोबारा स्टार्ट करेंगे उनकी जिंदगी में, वो चमत्कार कब होगा, वो स्टार्ट करके आपसे आगे निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, उन बातों पे मैं नहीं जा रहा हूं, बट 50 अभी रुके हुए हैं। आप 50 हो जो अभी भी इस रो में या इस लाइन में आगे भाग रहे हो, रुकना मत बस। समझ में आएगा? है ना? चलिए जी, नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, आइडेंटिटीज की बात करेंगे, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। उसके बाद में बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। इनफैक्ट आज वाले लेक्चर में मजा आने वाला है भाई,
क्योंकि जो भी क्वाड्रेटिक की बातें मैं करूंगा वो तुम्हें ऑलरेडी आती है, नहीं भी आती है तो घबराओ मत, मैं स्टार्टिंग से पूरा बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, शाबाश। अब पिछली क्लास का रिवीजन करने के लिए हमने एक ग्राफिकल अप्रोच देखी थी टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एनी इक्वेशन। हमारे पास में सर एक ग्राफिकल अप्रोच भी होती है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों के ग्राफ एक एक्सिस पे प्लॉट करो और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लो। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे सर? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के वर्टिकली नीचे रखकर एक्स एक्सिस पे जो नंबर लिखा होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन। हम एक्स कोऑर्डिनेट में हमेशा बता पाए ऐसा जरूरी नहीं है, बट हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? अब आते हैं सर इस पर। पहले अभी हम काफी देर तक पहले जो होमवर्क दे रखे हैं ये सब होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जब मैं स्टार्ट करता हूं हर एक चैप्टर बता देता हूं कि क्या वेटेज है, क्या यूज होने वाला है, सब चीजें बातें करेंगे। ठीक है, अब पहले यहां आ जाइए प्लीज। यहां पर दो ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, एक जीएक्स का ग्राफ है ऑलरेडी बना हुआ है, आपको ये लोड नहीं लेना कि ये कहां से आया, रैंडम कोई भी एग्जांपल है। एक y बराबर fx का ग्राफ है, दोनों ग्राफ एक ही एक्सिस पे बना रखे हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो बेसिकली सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज नथिंग बट इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, 2 और 3, ये ग्राफ 3 जगह पे काट रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 3। कोई दिक्कत किसी को? ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को सेम एक्सिस पे प्लॉट करने के बाद में 3 जगह पे काट रहे हैं। अब मैं अगर सॉल्यूशंस की बात करूं कि वो सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, तो अभी ग्राफ के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि सर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो सॉल्यूशंस आर 0, x1 एंड x2। ये है वो 3 सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, है ना? अब आ जाते हैं सर इस पर कि सर ग्राफिकली इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा बहुत सिंपल सा काम है। वो पूछ रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी fx ग्रेटर देन gx। ध्यान से समझना फिर जवाब देते हैं कि fx ग्रेटर देन gx का मतलब है कि fx का ग्राफ gx के ग्राफ से ऊपर कब लाई कर रहा है। तो ये आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है। तो मैंने बोला fx का ग्राफ gx के ग्राफ से ऊपर कब लाई कर रहा है। gx वाला ग्राफ ग्रीन कलर का है, fx वाला ग्राफ येलो कलर का है। ऊपर की अगर मैं बात करूं तो सर fx वाला ग्राफ इस पॉइंट से पहले ऊपर है। अच्छा, ये ऐसे बनाने का मतलब है कि ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ भी ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इधर भी ये चलते जाएंगे। तो सर इस पॉइंट से पहले ऊपर है, उसके बाद में सर इस पॉइंट के बीच में ऊपर है। क्योंकि वैल्यू ज्यादा आने का मतलब कि ग्राफिकली जो ऊपर लाई करता है उसी पर ही वैल्यू ज्यादा आती है। ठीक है ना? अब मैं आपसे सॉल्यूशन सेट पूछ रहा हूं, तो सॉल्यूशन सेट हमेशा आपको जितने पार्ट में fx का ग्राफ gx के ग्राफ से ऊपर है उतना पार्ट ऑफ x एक्सिस आप बता दीजिए। सर 0 से लेफ्ट में fx का ग्राफ ऊपर है, x1 और x2 के बीच में fx का ग्राफ ऊपर है। इक्वालिटी यहां लगी नहीं, इस वजह से सर यहां पर भी हॉलो सर्कल, यहां भी हॉलो सर्कल, यहां भी हॉलो सर्कल। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर भी नहीं हो सकते, इक्वालिटी नहीं चाहिए। आंसर बोलना स्टार्ट कीजिए। क्या लिखेंगे सर? दैट इज x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 पर ओपन यूनियन x1 से लेकर x2। ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है ग्राफिकली। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आते हैं अगले पार्ट पे। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, gx का ग्राफ कब fx के ग्राफ से ऊपर है, बिकॉज हमें चाहिए gx बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब जिसका ग्राफ ऊपर लाई करे। तो अब की बार ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, और अब की बार इक्वालिटी है मतलब दोनों बराबर भी चलेंगे। तो सर यहां पर भी डार्क सर्कल, यहां पर भी डार्क सर्कल, यहां पर भी डार्क सर्कल। इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस का पार्ट आप हमें बता दीजिए, ये पार्ट और ये पार्ट बताना स्टार्ट करो। तो इसमें आ जाएगा भाई x बिलोंगिंग टू 0 से लेकर x1 यूनियन x2 से लेकर इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन आता है ना? तो 0 और x1 दोनों पे क्लोज क्यों? सोच के बताओ। क्योंकि सर 0 और x1 पे दोनों बराबर हो रहे हैं और बराबर होना अब की बार अलाउड है क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है। और फिर उसके बाद में सर x2 पर भी क्लोज क्यों? क्योंकि x2 पर भी दोनों बराबर हो रहे हैं। कोई दिक्कत? तो यहां से आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और इनइक्वालिटी का जवाब भी देना आया। इनइक्वालिटी का भी जवाब आपको देना आया। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? तो यहां से हमारी सारी चीजें सर ग्राफिकली क्लियर होती है।
शाबाश। अब मैं आपसे ये वाला सवाल पूछूंगा, और इसमें भी देखो हर सवाल में हिंट बताया जाता है भाई, ठीक है, हर सवाल में हिंट बताया जाता है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं मिला हूं उनसे, वो उन्होंने मतलब मेरे सामने ये एडमिट की है बात कि हाँ सर बादल वाली टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमें एक तो बाद में रिवाइज करते वक्त भी सारी बातें क्लियर कर देता है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सारी बातें बोर्ड पे नहीं लिखता हूं, मैं बहुत सारी बातें बोल के चला जाता हूं। उसमें से कुछ बातें ऐसी भी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जो बच्चा जिसको लिखने की आदत होगी वो लिख लेगा, अब जिसको लिखने की आदत नहीं होगी वो नहीं लिखेगा। बट जब आप इस एग्जाम्पल को आज से, जिनसे नहीं हुआ अभी 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 सॉल्व करते हैं, अब इस एग्जाम्पल को आप देखो ना, ये एग्जाम्पल अब आपको जिंदगी में दोबारा कब आएगा? जब आप जेईई एडवांस का या मेंस का पेपर देने जाओगे, 1.5 साल बाद में या 1 साल बाद में मान के चलते हैं। 1 साल बाद में तुम्हें क्या पता कि इसमें क्या बताया था, क्या हिंट है, क्या अप्रोच है, जब तुम इसके बगल में कुछ लिखोगे ही नहीं। ये तो सिर्फ कुछ नहीं सर, छपा हुआ सवाल, नीचे छपा हुआ सॉल्यूशन, सीधा आंसर देखोगे तुम, हाँ आंसर दिख गया सर, नहीं। ध्यान सुनना, इसके बगल में आप लिखोगे कि हाँ सर इसमें एक इक्वेशन और 2 अननोन है। इसका मतलब कुछ जुगाड़बाजी लगानी है, समझ में? जुगाड़बाजी, हिट एंड ट्रायल, आप कुछ भी बोल दीजिए। और जुगाड़बाजी के नाम पे यहां पर आता है सर एक टेक्निक, दैट इज कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। मेरी बात ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अगर आपसे सवाल नहीं सॉल्व हुआ तो सामने दिखते रहिएगा प्लीज। सर यहां पर एंगल एक साथ है, अल्फा प्लस बीटा। मैंने कहा ठीक है, एंगल को तो मैं भी एक साथ ला सकता हूं। कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाया, दैट इज 2। और सर ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें सबसे बड़ी सिंप्लीफिकेशन ये बताई गई है कि कभी भी टर्म्स अगर एडिशन में हो तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करो, है ना? तो दैट इज 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, है ना? अब सर यहां पर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 आ गया, तो ट्राई टू मेक फंक्शन सेम एंगल सेम। इसकी जगह हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो। मतलब सर अगर ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, इफ दिस इज थीटा, तो कॉस थीटा को हाफ एंगल में दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और ये आ गया सर 3/2 के बराबर। ठीक है भाई, क्या ये बात क्लियर है? अब जरा देखना, थोड़ा आराम से देखते हैं। सर इस माइनस साइन को अंदर भेजा, इफ इस माइनस साइन को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा सर? यहां हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है भैया। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या किया जाए? ठीक है ना? ये बात क्लियर है यहां तक, है ना? अब सर कुछ बढ़िया किया सकता है जा? महंगा, बिल्कुल सही किया जा सकता है भाई, क्या दिक्कत है उसमें? तो अब मुझे इन दोनों में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो मैंने 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ले लिया कॉमन। यहां क्या बचेगा सर? यहां बचेगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना? यहां पर कितना आ गया? अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ गया यहां पर। और यहां क्या बचेगा सर? यहां बचेगा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इस 1 को इधर लेके जाऊंगा सर, ये हो जाएगा हाफ। देखना ठीक लिखा होगा, है ना? ये 1 को इधर लेके गया तो सर ऑब्वियसली 3/2 माइनस 1 दैट इज हाफ। बहुत बढ़िया। अब एक चीज समझ में आ रही है कि यार कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है ना? तो मैंने क्या किया, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाया। देख लेते हैं कुछ बन रहा है क्या। तो सर कॉस सी माइनस कॉस डी वाले फॉर्मूले में -2 साइन सी प्लस डी, आराम से देख लेना, सी प्लस डी अपॉन 2। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बाई 2 दैट इज अल्फा, और ये आ जाएगा सर अल्फा। तो दैट इज अल्फा बाई 2 सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 दैट इज बीटा बाई 2 आएगा नेगेटिव का। आराम से देख लीजिए, और यहां लिखा हुआ है 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है? और सर यहां लिखा हुआ है 1/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? दोनों का सम आएगा, अल्फा बाई 2 भी करना है तो अल्फा बाई 2 भी आएगा। अब जरा देखना, ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को उड़ाएगा,
ये तीन टर्म्स आ रही हैं, दैट इज साइन अल्फा बाई टू, फिर साइन बीटा बाई टू, इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और ये टू दैट इज 2 इंटू 2 4, इधर डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा सर 8। है ना, ए एच सी के काय का ए एच सी के, ओनली अल्फा आएगा। अबे तो इन दोनों को जोड़ेगा तो अल्फा बाई टू आएगा, अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू, सी प्लस डी बाई टू होता है भाई, अल्फा बाई टू आएगा। ठीक है, करेक्ट है। आप एक बार अपना फॉर्मूला वापस से देखिए। ठीक है, हाँ गजब हो यार। अल्फा बाई टू माइनस बीटा बाई टू, ये है सी, ये है डी, अपॉन टू भी तो होता है सी प्लस डी बाई टू। ये और ये कैंसिल हो गया, इन दोनों का सम आ रहा है अल्फा, और नीचे ये वाला टू नहीं होगा क्या? तुम सोच रहे हो इन दोनों को ऐड करना है सिर्फ, बाई टू कौन करेगा? ठीक है, अब यहां से कुछ बन रहा है क्या? सर यहां से कुछ नहीं बन रहा है ना, यहां से कुछ नहीं बनता हुआ दिख रहा। मतलब अच्छा, इसमें हिट एंड ट्रायल में आप ये बोल सकते हो कि सर 60-60 वाला सेट बैठ रहा है, वो तो मेरे ख्याल से पहले ही दिख गया होगा। 60 वाला सेट कैसे बैठ रहा है जरा देखना। अगर मैं 60 डिग्री लूं तो ये बनेगा साइन 30 डिग्री 1/2, सर ये भी बनेगा साइन 30 डिग्री 1/2। सर यहां पे 60-60 लोगे 120 अपॉन 2 60, कॉस 60 हाफ, 1/2 1/2 1/2 1/8। तो यहां से मुझे एक चीज तो दिखाई दे रही है कि दैट इज अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर अगर यही देखना था तो वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं, यहीं पे रख लेते, यहीं रख लेते ना, cos 60 डिग्री √3/2, सॉरी 1/2 1/2, और 120 डिग्री इज -1/2, तो 3/2 सीधा सीधा सेटिस्फाई कर रहा है। तो 60-60 इसका सॉल्यूशन है। बट क्या यही इसका सॉल्यूशन है, ये कैसे पता चलेगा? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हाँ ना, यही इसका सॉल्यूशन है, ये कैसे पता चलेगा? मैं कहा हाँ यार ये बात तो सही है। तो मैंने कहा था कि मैंने इसमें अब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया और मैं यहां पर आकर हैंग हो गया। ठीक है, अब जरा देखना परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। इस प्लान को मैंने किया ड्रॉप, 60-60 वाला जो सॉल्यूशन आ रहा है वो मुझे पहले भी दिखाई दे रहा है, उसमें इतना नाटक करने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। थोड़ी देर के लिए मैं कॉस अल्फा बाई टू, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू को टी बोल रहा हूं, ऐसे ही। तो ये लिखा हुआ है 2t और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ताकि मुझे ये बार बार ना लिखना पड़े, इसको n बोल रहा हूं, बोल सकता हूं ऐसे ऐसे ही। तो ये लिखा हुआ है 2t और यहां लिखा हुआ है n, माइनस ये लिखा हुआ है सर 2t स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3/2, है ना। क्या ये बात क्लियर है? आराम से देखकर बताओ। अरे कुछ नहीं, इसको t बोला है, इसको n बोला है, तो यहां t बोला है, तो सर ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं जिसमें t की टर्म्स होंगी। मैंने कहा ठीक है भाई, तो इस टर्म को इधर, तो ये आ गया 2t स्क्वायर, इस टर्म को भी इधर, सर ये 3/2 में से 1 गया, दैट इज 1/2, यहां पे लिखा हुआ है 2tn। मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं भाई? तो बोले सर एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/4, और यहां पे लिखा हुआ है सर 2tn। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, है ना। या फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक तरीका और है, जरा देखना। वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है? सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, सारी टर्म्स को एक तरफ, तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 2tn, ये इधर आएगा तो सर ये हो जाएगा हाफ। इन दोनों में से आप एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा t स्क्वायर माइनस tn और प्लस हाफ बराबर 0। इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लिया। ठीक है, अब जरा देखना, पावर 2 वाली टर्म आ रही है, पावर 1 वाली टर्म ये रही। पावर 1 वाली टर्म में आपने बोला था 2 से अलग करो, नहीं हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड। पावर 1 वाली टर्म और 2 को अलग करने के बाद में ये जो प्रोग्राम बचा, इसका स्क्वायर जोड़ दीजिए और इसी का ही स्क्वायर घटा दीजिए।
ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से मैंने 2 कॉमन लिया, फिर यहां पे बचा टी स्क्वायर माइनस 2t और इंटू एन, सॉरी 2 कॉमन लेने के बाद टी स्क्वायर माइनस टी एन बचा, पावर 1 वाली टर्म के पास गया, 2 अलग किया और 2 से डिवाइड किया, तो अब जो बचा उसका स्क्वायर जोड़ दिया, घटा दिया। कितने लोगों को परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है? सर अब ये लिखा हुआ है दैट इज 2, ये यहां से लेकर यहां तक दिस इज टी माइनस एन बाई 2 का होल स्क्वायर, टी माइनस एन बाई 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद में है सर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, और प्लस ये लिखा हुआ है सर हाफ। यहां तक क्लियर है तो एसएमजे लिखकर भेजो। अब इसको अंदर भेज दे भाई, ले खेल खत्म। टी माइनस एन बाई 2 का होल स्क्वायर, जब ये इधर जाएगा सर ये आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे सर ये आ जाएगा 1/2। सर ये लिखा हुआ है 2 इंटू टी माइनस एन बाई 2 का होल स्क्वायर, 1/2 को पहले लिख रहा हूं, मतलब 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2, एक ही बात है, क्योंकि आप इसको 1/2 को पहले और एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2 को नेगेटिव साइन के बाद में भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब जरा देखना, जो तेरे फंक्शंस थे उनको लेके आना वापस से। अगला स्टेप, सर 2 टी की जगह आप बोलोगे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, या नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो 2 टी माइनस एन बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2 बराबर, यहां कितना आ गया, राइट साइड में आ रहा है सर 0। ठीक है जी, टी था कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और एन था कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, 1 माइनस एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस एन स्क्वायर दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। चलिए जी, तो ये क्या लिखा हुआ है सर? दिस इज 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस 1/2, एन की जगह मैंने लिख दिया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, टी एन और ये सब। सर 1 माइनस एन स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो? वो रहा, तो 1/2 अलग और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना? अब जरा देखना, अब बनी है सर सिचुएशन। अब यहां से मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूं। देखने और समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आप इस पूरे पर ये जो पावर 2 है ना, इस पावर 2 को ऐसे लिखने की बजाय यहां पे लगाओ रूट और इस पूरे का स्क्वायर बोल दो, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, इसका स्क्वायर सर ये पावर 2 इस पे आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अब ये किस तरीके का फॉर्मेट बन गया? 2 इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर बराबर 0। और ये बात आप यहां से डायरेक्टली जानते हैं कि दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 तभी आता है जब सर ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है ना? तो आपको इस फैक्टर को भी 0 करना है। इस फैक्टर को 0 करने जाओगे मतलब सर आप बोलोगे कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इसके साथ 1/√2 भी था। और इस फैक्टर को 0 करने जाओगे मतलब सर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। और ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए। क्यों? वाई इंटरसेक्शन सर, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तब जाकर दोनों का सम 0 आएगा दोस्तों, है ना? अब ठीक है, तो मैंने एक बार बता, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और अल्फा और बीटा जो है बेसिकली वो एंगल 0 से लेकर पाई के बीच में है। तो सर ओनली पॉसिबिलिटी इज कि अल्फा और बीटा बराबर हो जाए। सर ओनली पॉसिबिलिटी ये क्यों? मैंने कहा देख भाई, अल्फा भी 0 से लेकर पाई के बीच में है और बीटा भी 0 से लेकर पाई के बीच में है। इस पूरे को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस पाई माइनस बीटा और ये 0 के बीच में होगा। दोनों को ऐड कर दिया तो पाई और माइनस पाई के बीच में। तो दोस्तों अच्छा, इसको पूरे से 2 से डिवाइड भी किया
तो ये वो एंगल है जो साइन के अंदर रखा गया है, मतलब -π/2 से लेकर π/2 के बीच में साइन सिर्फ एक ही जगह जीरो होता है और वो होता है जीरो पर। तो इसलिए ये वाला एंगल जीरो होना कंपलसरी है, अल्फा बराबर बीटा। अब अल्फा बराबर बीटा हो गया तो इसमें रख दे भाई, तो बीटा की जगह अल्फा रख रहा हूं तो सर ये क्या बन जाएगा 2α/2, ये लो 1/2, सर अल्फा बीटा रखा, ये बनेगा cos 0 दैट इज 1। अब अल्फा जो है वो 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। कब होता है सर अल्फा हाफ, मतलब cos अल्फा हाफ कब होता है, जब अल्फा होता है 60 डिग्री। अब अल्फा 60 डिग्री है तो सर बीटा भी 60 डिग्री होगा ना, दिस इज अवर एफएनएफ। अब यहां आकर मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, ऑल्दो आपने यहां पर हिट एंड ट्रायल से तुक्केबाजी से डायरेक्टली आंसर लिख दिया था, है ना। बट सर अब जाकर हमें समझ में आया कि सिर्फ ओनली सॉल्यूशन इज अल्फा बीटा बराबर 60/60। तो मैंने जुगाड़बाजी भी पहले बताई थी जिससे आप डायरेक्टली आंसर सोच पाए। और दूसरा, अब हमारे पास में परफेक्ट अप्रोच है। एसएमजे लिखकर भेजिएगा भाई, डिफिकल्ट सवाल जरूर है और उन्हीं को ही समझ में आएगा जो मेहनत करेंगे। एसएमजे, हाँ बीएमडब्ल्यू है कोई बात नहीं, और बीएमडब्ल्यू भी इतनी खतरनाक नहीं है जो तुम चला नहीं सकते यार, परफेक्ट स्क्वायर ही तो बनाया है। शाबाश। अगला सवाल, इन सवालों में एक इंटीजर टाइप में आपसे पोल कंडक्ट करवाना चाह रहा हूं, टाइमलेस। हाँ लैम्बोर्गिनी है कोई बात नहीं, रॉल्स रॉयस है, बट इस चीज को ध्यान रखना, ये वाला जो सवाल है ये जेई एडवांस में और मेंस में यूज हो चुका है। दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड इन, ये फॉर्मेट पूछा जा चुका है मेंस एंड एडवांस, ठीक है, हाँ दोनों में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं इस चीज की, ध्यान सुनना। सर इसमें पहली चीज तो ये थीटा आपको परेशान करेगा, तो थीटा और एक्स एक ही बात है, ये इक्वेशन आप ऐसे लिख लो, है ना। अरे एक्स हमें देखना पसंद है, हर बार का अननोन एक्स हमारा। सर इसको राइट में लेके चलते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बराबर दिस इज 2x प्लस √2, ठीक है, ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। अब सर हमें लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ तो बनाना आता है, दैट इज y बराबर 2x प्लस √2। मैंने कहा व्हाट अबाउट द ग्राफ ऑफ राइट हैंड साइड, तुम्हें कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना नहीं आता। इस बात से मैं भी समझता हूं कि तुम्हें कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं बनाना आता, बट फिर भी जब भी किसी सिचुएशन में फंस जाओ, गलत जाने की बजाय कुछ बढ़िया तो सोच सकते हो, है ना। इसमें पॉइंट मेथड लगा सकते हो क्या, पॉइंट वाला मेथड। पॉइंट मेथड मतलब मैडम मेथड, कि सर इसका ग्राफ हमें एग्जैक्ट नहीं पता बिकॉज वी नो द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, इस पे पावर 2 आएगी तो क्या ग्राफ होगा हमें नहीं पता। मैंने कहा फिर भी थोड़ा बहुत कुछ अंदाजा लगा लो यार। बोले सर ट्राई करते हैं, मैंने कहा ठीक है। अब जरा देखना दोस्तों, हम कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, और बिलीव मी, मेरी बात का थोड़ा विश्वास कीजिए, आगे आने वाले दिनों में आप कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का ग्राफ भी सीख जाएंगे। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स की रेंज 0 से 1 के बीच में होती है, कॉस एक्स की रेंज -1 से 1, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स 0 से 1। अरे रिमूवल ऑफ पावर वाले पे भी जाऊंगा, मेथड 2 भी बता दूंगा, पहले ये तो देख ले। तो सर ग्राफ जो है वो 0 और 1 के बीच में ही बनेगा, ग्राफ विल बी बिटवीन 0 एंड 1, मतलब y एक्सिस पे 0 से नीचे नहीं जाएगा कभी और 1 से ऊपर नहीं जाएगा कभी, क्योंकि इसकी रेंज 0 से 1 है, इनके बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। अब जरा सुनना, वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर कहीं आ जाएगा π/2, फिर यहां कहीं आ जाएगा पाई, फिर आपके पास में आ जाएगा 3π/2, फिर आ जाएगा 2π। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो cos 0 होता है सर 1, फिर अगर मैं x की वैल्यू π/2 रखूं तो सर वो होता है 0, पाई रखूं तो -1 का स्क्वायर 1, 3π/2 पे 0, 2π पर ये, हा, कितनी ब्यूटीफुल सिचुएशन है। और शेप जो है वो cos x वाली चलने दो, ये बन गया सर ग्राफ, है ना।
समझ गए नहीं समझे? मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज लेनी स्टार्ट की। 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, 1, 1 का स्क्वायर 1। पाई बाय 2 पर वैल्यू कितनी आएगी सर, दैट इज 0, 0 का स्क्वायर इज ऑल्सो 0। पाई पर वैल्यू -1 आएगी, बट उसका स्क्वायर दैट इज 1। अगर तुझे शेप ये भी नहीं लेनी तो देख यार, तू ऐसे तो करने वाला रहा कि सर ग्राफ की शेप ये होगी मैं कहा ये तो शेप तो गलत बना रहा ना भाई। हाँ मैं जानता हूं कि आपको ये नहीं पता कि शेप क्या होगी, बट ये तो पता है ना कि ग्राफ यहां से फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। ऐसा बना ले चल, ठीक है। ऑल्दो कॉस स्क्वायर का ग्राफ है भाई, कॉस कुछ तो अपनी उसमें परछाई रखेगा, तो आप कैसा भी बना लो। ये मत बना देना कि सर ऐसा ग्राफ बनेगा ऐसे लहराता हुआ, ये तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब जो दूसरे वाला ग्राफ है उसको प्लॉट कर लेते हैं सर। ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियसली इसमें दो वैल्यूज मोर देन सफिशिएंट होंगी, ठीक है। एक बार हमने x की वैल्यू 0 ली तो y आ गया √2, और अगर एक बार हमने x की वैल्यू कुछ भी ले लो, कितनी लोगे, अगर x की वैल्यू 0 ली तो ये ठीक है, और x की वैल्यू 0 लेने पे y √2 आ रहा है, ठीक है ना। y की वैल्यू, और कोई भी x की वैल्यू बता दो यार सर, जैसे 1 लेंगे तो 2 + √2 आ रहा है। मैंने कहा एक आधी नेगेटिव वैल्यू भी ले लें, x की वैल्यू -1/√2 अगर लेते हैं तो y की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स मोर देन सफिशिएंट है, ध्यान से देखना। ये वाला जो पॉइंट होगा दैट इज 0, √2, ये कहां होगा दोस्तों, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट इज √2, √2 1 से बड़ा होता है तो ये पॉइंट यहां कहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज -1/√2, 0। बेसिकली हम दो ही पॉइंट्स लेते हैं, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, ठीक है। तो जब आप y को 0 पुट करोगे इसमें, तो जैसे ही आपने y को 0 पुट किया तो 0 बराबर 2x + √2, तो सर x की वैल्यू आ गई -√2/2, जो कि -1/√2 होता है। अब मैंने कहा सिर्फ ये बता दे -1/√2 होगा कहां, सर यहां कहीं होगा। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट से भी गुजरेगी, -1/√2, 0। और स्ट्रेट लाइन है तो सर दो पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू प्लॉट। ये लाइन और ये ग्राफ कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बता दो सर, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट्स वाई 1 इज अवर FNF। इसका एक ही सॉल्यूशन है सर। कैसा लगा? अरे कुरकुरे हैं तो कोई बात नहीं, तुम अपनी पावर तो शो करो, कुरकुरे हैं तो भाड़ में जान दो। तुम इधर बताओ ये वाली बात समझ में आएगी नहीं। दो पॉइंट्स आर सफिशिएंट, एक बार x की वैल्यू 0, y कुछ निकाल लो, और एक बार y की वैल्यू 0, x कुछ निकाल लो, दोनों को प्लॉट करके लाइन खींच दो। सर एकदम समझ में आ गया, सही है एकदम। अब मैं आता हूं, पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, कितने लोगों का आंसर 1 आ रहा है भाई, देख लेते हैं जिंदगी में किन के फन है और इसका आंसर 1 है। नो वन इज इन द लीडर बोर्ड, ओ भैया, अरे ये अर्जुना वाले 30 मार्क खान हो रखे हैं भाई एकदम। आ जाइए, अब आ जाइए यहां पर, √2x + √2 बराबर cos स्क्वायर ऑफ x। सर मेथड 2 दैट इज रिमूवल ऑफ द पावर। मैंने कहा ठीक है भाई, cos 2x की जगह, सॉरी cos स्क्वायर x की जगह लिखोगे आप 1 + cos 2x/2, है ना, और यहां लिखा हुआ है 2x + √2, ठीक है। अब सर ये अंदर हमें तो सिर्फ cos x का ग्राफ बनाना आता है, cos x का ग्राफ बनाना आता है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो तू एक काम कर, थोड़ी देर के लिए 2x को कैपिटल X बोल दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक cos के अंदर ये 2 रहेगा हम इसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे, तो मैंने cos के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको कैपिटल X बोल दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 2x की जगह कैपिटल X प्लस √2 बराबर 1 + cos कैपिटल X/2। ये 2 इधर भेजा, दैट इज 2 टाइम्स कैपिटल X प्लस 2 √2, और फिर 1 को लेफ्ट में भेज दिया, -1 बराबर cos ऑफ कैपिटल X। अब दोनों साइड का ग्राफ खींच दे भाई। लेफ्ट हैंड साइड क्या है सर, y बराबर 2 टाइम्स कैपिटल X
प्लस 2√2 - 1, और राइट हैंड साइड क्या है सर, y बराबर cos x, कैपिटल X। क्लियर है? बस बना दो दोनों का ग्राफ। सर ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, ध्यान रखना प्लीज। तो पहले मैंने क्या किया, cos x का ग्राफ बनाया। cos x का ग्राफ सर हमें बनाना आता है, ये देखो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। राइट हैंड साइड का ग्राफ हमारा बन चुका है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू हम निकालने वाले हैं, है ना? ध्यान सुनना प्लीज, ठीक है? इस बैच में मुझे लग रहा है चैट बंद करके ही पढ़ाना चाहिए, है ना? ज्यादा प्यार बांट दिया अर्जुना वालों पर। हाँ ठीक है। नाउ सर ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा यहां पर कैपिटल एक्स देखकर मत परेशान होना, इस एक्सिस पर कैपिटल एक्स ले लो, क्या दिक्कत है? क्योंकि हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है सर वो सब जगह किया है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड में किया नहीं राइट हैंड साइड में कर दिया, हमने पूरे में सब्स्टिट्यूट किया है। अब इसको प्लॉट करने के लिए मैंने एक बार क्या किया, कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 ले ली। स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए दोस्तों हमेशा यही काम करना है। एक बार कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर 0 ले रहा हूं तो y की वैल्यू आ रही है 2√2 - 1, और अगर एक बार मैं y की वैल्यू 0 ले रहा हूं, देखने वाली बात है, y की वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूं तो 0 पुट किया, ये आ जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल x प्लस 2√2 - 1। तो ये वाली सारी टर्म्स इधर जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी सर, दैट इज 1 - 2√2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 1 - 2√2 अपॉन 2, और ये वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट बन रहा है जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है और y कोऑर्डिनेट 2√2 - 1 आ रहा है, अब आपको ये समझ में आना चाहिए यार, ये वैल्यू पूरी की पूरी 1 से बड़ी होती है। अप्रोक्सीमेट निकालो ना, 1.414 इंटू 2, ठीक है, -1, तो ये 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। मतलब x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2√2 - 1, क्योंकि सर ये वाली वैल्यू अगर 1 होती है तो इससे ऊपर ये पॉइंट लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है। यू कैन चेक इट बाय अप्रोक्सीमेशन। फिर सर अब आते हैं कि ये वाला पॉइंट बनाएं, तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट जो है वो ये है, तो 1 - 2√2 अपॉन 2, ये आएगा -1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज -0 पॉइंट समथिंग, तो -0 पॉइंट समथिंग ये पॉइंट यहां होगा। ठीक है भाई, ये वाला जो पॉइंट है ये यहां कहीं होगा जिसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है। अप्रोक्सीमेट निकाल के देख सकते हो, 2√2 की जो वैल्यू होती है 1.414 इंटू 2, दैट इज 1.82। अब 1 - 1.82 इज 0.82 माइनस का, और डिवाइडेड बाय 2 सर दैट इज -0.41 लगभग। ये वाली जो वैल्यू होगी सर ये होती है -π/2, ये वैल्यू होती है सर -1.57 लगभग। तो ये -0.41 जो है वो तो सर इसके इधर ही लाई करेगा। इन दोनों से ज्वाइन करती हुई मैंने फिर से एक लाइन बना दी, और वो लाइन फिर से इस ग्राफ को एक ही जगह कट कर रही है, तो हेंस द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर स्टिल 1। एक ही इसका सॉल्यूशन है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। वो सिखाने के बाद में आप cos 2x का भी ग्राफ बना पाएंगे, इनफैक्ट आप इस पूरे का ग्राफ बना पाएंगे, बट उसके लिए कौन सा थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, दैट इज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के फिर से आपके सामने लेके आऊंगा कि अब इनके सॉल्यूशन बताऊं। जैसे मैंने अभी बहुत सारे डिफिकल्ट सवाल तो करवाए नहीं, कि sin πx का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x। फिर इस टाइप के सवाल, दैट इज 5 टाइम्स sin x का मॉड, जो कि आपको मॉड्यूल में देखने को मिलेंगे, 3 टाइम्स cos x का मॉड। अब ये सर मॉड का ग्राफ कैसे बनता है ये मैंने अभी बताया नहीं है। ठीक है, तो मेरे से आगे चलकर आप ये मत सोचना कि सर आपने तो बताया नहीं, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस ही लग रही हैं। सब बताऊंगा, और जब बताऊंगा तो ये सवाल फिर से करवाऊंगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की बारी थोड़ी लेट आएगी, घबराओ मत। अब आ जाते हैं सर फटाफट। हमें पता है कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू बीटा और ग्रेटर देन अल्फा होता है। अब मैंने जो बेसिक मैथमेटिक्स में टाइम स्पेंड किया था उसका प्रिविलेज लेते हुए, सर इससे इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन लो, यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि x लेस देन इक्वल टू बीटा ग्रेटर देन अल्फा यूनियन x
ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बीटा लेस देन माइनस अल्फा होता है जी। हाँ ठीक है ना। तो मतलब सर बेसिकली ये कुछ और नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, अब मेरे को पता है कि इसमें बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये कहां से आया, बेसिक मैथमेटिक्स मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, जिनको नहीं समझ में आया वो लिख लीजिएगा प्लीज, बेसिक मैथमेटिक्स एंड देन मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ाया है, पूरा एक लेक्चर लिया है, रंग बिरंगे सवाल करवाए हैं, इंटरसेक्शन निकलवाया है। जब वो टाइम मैं वहां लगा चुका हूं तो दोबारा लगाने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना यार, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप इस चैप्टर में नए हो। जो बेचारा शुरू दिन से बैठा है पूरी मेहनत कर रहा है उसकी क्या गलती है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक बार पढ़ा के ऑफलाइन वाली तरह एक बार पढ़ा के गायब हो गया, बेटा आप देख लेना तू कहीं भी खुद पढ़ ले, रिकॉर्डेड फॉर्म में डला हुआ है, आपको एफर्ट लगाकर ये पढ़ना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूं कि cos x की जो वैल्यू होगी सर, cos x की वैल्यू √3/2 से छोटी और हाफ से बड़ी, यूनियन हाँ cos x की वैल्यू -√3/2 से बड़ी और -हाफ से छोटी। अब अगर आपको इस बात में डाउट है कि यहां से यहां कैसे पहुंचे, तो बादल बना के ये लिख लेना, जब भी आपको टाइम मिले पढ़ लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब आते हैं सर इसके आगे की कहानी कि मतलब सर ये तो ये लिखा हुआ है, तो ले भैया ये बनाया मैंने cos x का ग्राफ, एक साइकिल के लिए करना है सॉल्व, फिर उसको जनरलाइज करने के लिए सिंस cos x वाले ग्राफ हैं तो जनरलाइज करने के लिए आप क्या करना सर, 2n पाई जोड़ देना। आ जा भाई, तो सर cos x का ग्राफ ऐसा होता है। अब इसमें जो दूसरी चीज इस्तेमाल होगी दैट इज थिंकिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू, जो कि बता रखी है ना। अब क्या, बस यही तो एप्लीकेशन वाला पार्ट है जो आप कहीं ना कहीं मिस करते हो। सर हाफ और √3/2 के बीच में, तो ऑब्वियसली सर हाफ नीचे लाया करेगा, हाफ छोटा होता है, √3/2 बड़ा होता है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन हो जाएगी, दिस इज द लाइन ऑफ y बराबर हाफ और दिस इज द लाइन ऑफ y बराबर √3/2। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं सर कौन ऊपर लाए कौन लाए, तो ऑब्वियसली मैं तो आपको बोलूं कि y बराबर 1 y बराबर 2 ये दो लाइंस अगर मुझे प्लॉट करनी है तो y बराबर 1 वाली नीचे आएगी, y बराबर 2 वाली ऊपर आएगी, क्योंकि आपको बताया था कि y बराबर k जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये y एक्सिस पर 0, k से पास करती है। ठीक है, तो जिसका k ज्यादा मतलब जिसकी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा वो ऊपर लाई करेगी, तो √3/2 बड़ा होता है 1/2 से। ठीक है भाई, फिर से दो लाइंस और भी आएंगी, मैंने कहा बिल्कुल सही, और वो दो लाइंस और कौन सी हैं सर, एक -√3/2 और एक -हाफ। ठीक है, ये आएगी y बराबर -हाफ और ये आएगी y बराबर -√3/2। अब आपको वैल्यूज सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, देखते रहिएगा प्लीज। सर ये वाली वैल्यू √3/2 कॉस की आती है कितने पर, 30 डिग्री पर। ठीक है, फिर हाफ आती है सर 60 डिग्री पर। ठीक है जी, फिर सर ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है दैट इज हाफ, वो -60 डिग्री पर, और ये वाली वैल्यू आती है सर -30 डिग्री पर। ठीक है, फिर सर ये -हाफ और -√3/2 इधर आ जाइए सर, ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास में -हाफ चाहिए ना, दैट इज पाई -60 120 डिग्री पर, और ये -√3/2 वैल्यू आती है सर 150 डिग्री पर। हाँ ठीक है जी, सिमिलरली इधर भी सोच लो सर, बस ये तो इसका नेगेटिव टाइम्स लिखना है, ये -120 डिग्री और ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये -150 डिग्री। और फिर से सर हमें डाउट आया, क्योंकि इनइक्वालिटी वाला पोर्शन ये नहीं है कि आपने ग्राफ कैसे बनाए, इनइक्वालिटी वाला पोर्शन में सर ये चीज यूज हो रही है कि आप वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे लिख रहे हो। तो कॉस की वैल्यू -हाफ कब आती है सोचना सिखा रखा है, अब वो यहां पर अप्लाई करना है ना। सर हमने घर पे जाके उस दिन रिवीजन की नहीं, तो मैंने कहा देख यार अब सारी बातों के जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। ग्राफ इन दोनों लाइंस के बीच में रहना चाहिए, √3/2 पे टच करेगा और 1/2 पे इक्वालिटी नहीं है इसलिए यहां पर हॉलो सर्कल, फिर -1/2 पर इक्वालिटी नहीं है इसलिए यहां पे हॉलो सर्कल, और -√3/2 ये इन दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में। सिमिलरली सर यहां
और यहां, फिर सिमिलरली सर यहां और यहां। एक सॉल्यूशन लिख दो बस। एक साइकिल का मतलब होता है 2 पाई लेंथ के लिए। ये वाली वैल्यू है माइनस पाई और ये वाली वैल्यू है प्लस पाई। तो जब आप इन दोनों के बीच में लेंथ निकालने जाओगे तो ये पूरी लेंथ 2 पाई है। तो 2 पाई लेंथ के लिए हमने एक सॉल्यूशन लिख दिया, और वो सॉल्यूशन कितना आ रहा है, दैट इज एक्स बिलोंगिंग टू -150 डिग्री से लेकर -120 डिग्री, फिर यूनियन -60 डिग्री से लेकर -30 डिग्री, फिर यूनियन 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, यूनियन फिर सर 120 से लेकर 150 डिग्री। अब कहां ओपन कहां क्लोज, तो जहां पर इक्वालिटी लगी हुई है उस पर जो जो वैल्यूज आ रही है उस पर क्लोज, ऑब्वियसली सर 30 डिग्री पर क्लोज, -30 डिग्री पर क्लोज, इस पे ओपन इस पर भी ओपन, 120 डिग्री पर ओपन 150 पे क्लोज, और -120 डिग्री पर ओपन इस पे क्लोज। ये एक साइकिल के लिए सॉल्यूशन आ गया, फॉर वन साइकिल। फॉर वन साइकिल बोल दो या CYCLE, और वन पीरियड बोल दो कि 2 पाई लेंथ के लिए सर ये आ गया। इफ यू वांट कि आपको हर बार ये मिलता रहे, कुछ नहीं, हर एक में 2n पाई ऐड कर दीजिए। और जिन बच्चों को पाई में देखने की आदत है तो सर दिस इज नथिंग बट दिस इज π/6, दिस इज π/3, और ये इसका डबल है 2 π/3, ये 150 डिग्री है मतलब 30 × 5, दिस इज 5 π/6। ठीक है, ऐसे करके आप सारे लिख सकते हो। तो दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप बात समझ में आई होगी। अगला तो आसानी है सर, 10x greater than equals to 1, 10x greater than equals to 1। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये, तो दैट इज 5th पार्ट। एक ही तरीके से हम बढ़ रहे हैं आगे, दैट इज 10x का ग्राफ बनाया, और अब की बार सिर्फ हमने एक साइकिल ही बना ली, ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। नाउ 10x के केस में जब मैं ये बोलता हूं कि एक साइकिल, दैट मींस 10x का पीरियड पाई होता है, तो -π/2 से लेकर π/2 तक का ही ग्राफ बना लेते हैं सर, है ना। और 10x का ग्राफ सर ऐसा होता है। ठीक है भाई, साथ में y बराबर 1 वाली लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है जी, ये वैल्यू 1 कब आती है सर, वो आती है π/4 पर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में 1 आ जाती है। 10x का ग्राफ 1 की वैल्यू से ऊपर रहना चाहिए, तो सर ये वाला पोर्शन आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग x एक्सेस का पोर्शन बताओ। तो एक साइकिल के लिए, फॉर वन साइकिल, आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू आ गई π/4 से लेकर π/2। π/2 पर ओपन बिकॉज वो उसके डोमेन का हिस्सा नहीं है, π/4 पर क्लोज क्योंकि सर वो 1 के बराबर हो सकता है। इफ यू वांट टू जनरलाइज, ऐड, अब की बार क्या ऐड करना है भाई, 2n पाई नहीं, n पाई से ही काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि सर इसका पीरियड जो है वो पाई ही होता है। तो x बिलोंगिंग टू n पाई प्लस π/4 से लेकर n पाई प्लस π/2 ओपन, वेयर n इज एनी इंटीजर। बोलो भैया, बोलो 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 बोलो। हाँ, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। तेरे कहने से मैं अगर न्यू चैप्टर कर रहा होता स्टार्ट, तो MJO नहीं हो जाता। समझ गए सर। ये वाला मेरे ख्याल से आप खुद कर सकते हैं, छठा। छठे में तो कुछ भी नहीं है यार। देख, छठे में कुछ नहीं, एक साइकिल के लिए ग्राफ बनाया, और एक साइकिल सर इसकी तो बेचारे की बहुत ही छोटी साइकिल होती है, छोटी साइकिल वाला है। हमें सॉल्व करना है कि 10x की वैल्यू, देखना जरा क्या है, √3 से छोटी और -1 से बड़ी। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू -1 कब होती है ये बता दे सर, -π/4 पर। और फिर इसकी वैल्यू √3 कब होती है सर, वो होती है 60 डिग्री पर, दैट इज π/3 पर। ठीक है भाई, तो -1 और √3 के बीच में ग्राफ रहना चाहिए, तो मतलब सर आप इतने पार्ट की बात कर रहे हो। एक्स एक्सिस का कितना पोर्शन आया सर, ये वाला। इस पर भी हॉलो, इस पर भी हॉलो, बिकॉज इक्वालिटी नहीं लगी है। आंसर बोलिए,
x बिलोंगिंग टू -π/4 से लेकर π/3 ओपन। अब इसको जनरलाइज करने के लिए क्या करो, ऐड n पाई, खत्म, बस। लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये क्या लिखा हुआ है। सर इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, दैट इज साइन स्क्वायर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, है ना। तो इसमें अगर हम डबल इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, थोड़ी देर के लिए साइन स्क्वायर ऑफ x को मैं t बोल रहा हूं, तो दिस इज नथिंग बट t स्क्वायर इज लेस देन 3/4 एंड ग्रेटर देन 1/4। इस पार्ट को इधर लेके जाऊंगा तो t स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3/4, सर लेफ्ट साइड में लेके आए, दैट इज t स्क्वायर माइनस 3/4 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लिया सर, दैट इज t माइनस √3/2 एंड t प्लस √3/2 लेस देन इक्वल टू 0। एक रूट आ गया -√3/2, पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, एक रूट प्लस √3/2, पो नी पो। कौन सी पार्ट पूछी है, नी पूछा है सर, ये देखो। इस पार्ट को सॉल्व किया सर, दैट इज t स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 1/4, इस तरफ लेके आएंगे, दैट इज t स्क्वायर माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t माइनस हाफ एंड t प्लस हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो रूट आ गए सर, एक -1/2 एक +1/2, पो नी पो। कौन सा पार्ट पूछा है, पो वाला पूछा है। साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी है तो सर इंटरसेक्शन लेंगे, साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी है तो हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, है ना। तो आप यहां से बोल सकते हो कि सर एक वैल्यू होगी √3/2, फिर एक वैल्यू आएगी हाफ, फिर एक वैल्यू आएगी माइनस हाफ, और एक वैल्यू आएगी -√3/2। एक इनइक्वालिटी बोल रही है जी इन दोनों के बीच में, और एक बोल रही है इन दोनों के बाहर। इंटरसेक्शन लिया तो डायरेक्टली आप, अब आपको ये दिखना चाहिए इनइक्वालिटी की बात है। अब तक ये पूरी की पूरी इनइक्वालिटी सॉल्विंग है, दैट इज नथिंग बट साइन x लेस देन इक्वल टू -हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू -√3/2 यूनियन, दूसरा पार्ट साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2 लेस देन इक्वल टू √3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। ये यही लिखा हुआ है, और जैसे ही मैंने ये लिखा ये चीज यही बन गई, सेम इसी कॉन्सेप्ट वाली। कैसा लगा? कुछ लोग इसमें रिमूवल ऑफ पावर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी चलेगा, बट उस केस में ग्राफ कैसे बनाओगे फिर, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अब ये मेरे ख्याल से आपको करना आता है, तो इसलिए इसका जवाब जो है वो अब आपके लिए डू इट बाय योरसेल्फ है, क्योंकि एक सेम क्वेश्चन मैं ऐसा करवा चुका हूं, ये वाला। आई होप क्लियर होगी बात। हाँ ले भाई, इस सवाल का जवाब दे दे, जेई मेंस में पूछा गया, इसका जवाब दे देना भाई, मेरे को भी थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मैं ठीक ठाक पढ़ा ले रहा हूं। इजी है, इजी तो नहीं होता मैथ्स में यार कुछ भी। सर साइन 2θ प्लस टेन 2θ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है? तो यार क्या करें, मैंने कहा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, एक फंक्शन को बनाने की कोशिश करो। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया साइन 2θ और इसको लिख दिया साइन 2θ अपॉन कॉस 2θ, है ना, आराम से। अब जरा देखना, जब ये इधर जाएगा, पहले तो एक काम कर, साइन 2θ कॉमन ही ले ले, यहां बचेगा 1 + 1 अपॉन कॉस 2θ, आराम से। नाउ टेक एलसीएम, सर ये कितना आ जाएगा, कॉस 2θ प्लस 1 अपॉन कॉस 2θ ग्रेटर देन 0, यहां लिखा हुआ है साइन 2θ, ठीक है। सर कॉस 2θ के बगल में 1 लिखा हो तो इसको ऐसे ओपन करते हैं कि ये 1 कैंसिल हो जाए। मैंने कहा वाह यार ये तो बढ़िया लग रहा है। तो सर इसको हमने क्या लिखा, दिस इज 2
कॉस स्क्वायर थीटा -1, -1 + 1 कैंसिल, तो ये लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इस कॉस 2 थीटा को इधर भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर बेसिकली वैसे भी ये टर्म कभी जीरो, या फिर एक काम करो डिनोमिनेटर में बचा के रखो इसको, बाद में काम आएगी। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है, ध्यान से देखना। हाँ, क्योंकि मुझे एक बढ़िया चीज दिखाई दे रही है। साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा दैट इज tan 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय सर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 + 1 दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको इधर भेजने वाला आइडिया गलत था, क्योंकि ये कभी कभी पॉजिटिव कभी कभी नेगेटिव होगा। इसके साइन के बारे में हम श्योर नहीं है तो नहीं भेज सकते, ये ठीक है। अब मेरे लिए एक सेटिस्फैक्टरी जवाब ये है कि देखो cos थीटा चाहे कुछ भी हो सर, ये पूरी क्वांटिटी या तो पॉजिटिव है या ये जीरो है। तो हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है। समझ गए कि नहीं समझे? इस पे ध्यान देना है tan 2 थीटा पर। मैंने कहा ठीक है भाई, इस पे ध्यान दे देते हैं, आ जाओ। इस पे ध्यान देने वाला तरीका देखना जरा। तो मतलब दिस इक्वेशन या दिस इनइक्वालिटी रिड्यूसेस टू tan 2 थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0, है ना? आ जाइए। तो कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि सर बस इसको जीरो मत होने देना, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो गड़बड़ कर देगा, क्योंकि जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है यार, जीरो नहीं होने दूंगा। कौन कौन से थीटाज हैं जिसपे ये cos जीरो होता है? सर एक तो π/2 और एक 3π/2। तो ये दोनों थीटा मत लेना, और ध्यान से देखो सभी में एंगल्स में π/2 और 3π/2 दोनों पर ओपन है। तो अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अब आप बोल सकते हो कि वी आर ओनली कंसर्न अबाउट tan 2 थीटा इज पॉजिटिव। सर आपने इसको पिक्चर से गायब क्यों कर दिया? मैंने कहा देखिए हमेशा पॉजिटिव है, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। थीटा π/2 और 3π/2 मत लेना बस, उसके अलावा ये हमेशा पॉजिटिव है। डिवाइड कर दो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने कहा tan 2 थीटा कब पॉजिटिव होता है? तो देख लो यार, एक बार बता, थीटा ये है तो पहले 2 थीटा बना, 0 से लेकर 4π, यही होता है। अब पॉजिटिव मतलब सर कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा भाई? तो tan के अंदर का एंगल पॉजिटिव कब कब है? तो ये जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए सर। मतलब जो 2 थीटा है वो कहां से कहां तक होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज 0 से लेकर π/2, फिर π से लेकर 3π/2, एक साइकिल में लिख दो। 0 से लेकर π/2, फिर यूनियन π से लेकर 3π/2। ये तो 0 से 2π हुआ, बट आप 4π तक भी जा रहे हो तो फिर अगले राउंड में लिखो। फिर 2π से लेकर 5π/2, 2π से लेकर 5π/2, और फिर यहां पर आएगा 3π/2 से लेकर 7π/2, 3π से लेकर 7π/2, है ना? क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि 0 से 4π जा रहा है इसके अंदर का एंगल, मतलब अगर मैं इसको अल्फा बोलूं तो अल्फा 0 से 4π, मतलब सर वो 2 राउंड लगा रहा है, 1 और 2। अब वो ये आपसे सिंपल भाषा में ये पूछ रहा है कि 10 कब पॉजिटिव होता है? सर एक फर्स्ट में और एक थर्ड में। तो एक राउंड में ये दो क्वाड्रेंट फर्स्ट थर्ड, फिर दूसरे राउंड में फर्स्ट थर्ड। क्लियर है ना? चलिए जी, अब ओपन क्लोज का थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा ओपन क्लोज का देख लेते हैं। ध्यान से देखना जरा। सर 0 पर ओपन क्यों? क्योंकि इक्वालिटी होल्ड नहीं कर सकती। π/2, अरे सर वैसे ही बाहर हो गया बेचारा। पाई पर ओपन क्योंकि सर अगर ये 2 थीटा पाई हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। और यहां जरा देखना 3π/2, तो 3π/2 पे सर ऑब्वियसली, क्योंकि 2 थीटा जब 3π/2 हो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, उस पे भी ओपन, इस पे भी ओपन, इस पे भी ओपन, इस पे भी ओपन। नाउ ये वैल्यू आई है आपके पास में 2 थीटा की, ये वैल्यू आई है 2 थीटा की।
थीटा की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 0/2 सर, ये 0, ये अपॉन 2, ये अपॉन 2, ये 4, ये पाई, फिर ये 5π/4, ये 3π/2 और 7π/4। 0 से लेकर π/4, π/2 से लेकर 3π/4, पाई से लेकर 5π/4, 3π/2 से लेकर 7π/4। 70% जनता का सही जवाब, बहुत बढ़िया यार। वापस बता देता हूं, इसके अंदर जो एंगल है वो 2 राउंड लगा रहा है, 0 से 4π। और ये सिंपल बेसिक सवाल है कि 10 भैया कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो सर फर्स्ट और थर्ड में, एक राउंड में फर्स्ट और थर्ड ये 2 एंगल्स होंगे, क्वाड्रेंट होंगे, और दूसरे राउंड में सर ये 2 होंगे। आईआईटी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने तुक्का लगाया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट जिन लोगों ने सही से जवाब दिया मैं उनसे जानना चाह रहा हूं। सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंचे, बस इस फैक्टर का इतना सा ध्यान रखना कि ये कभी 0 ना हो जाए। तो हमने पहले रिजेक्ट कर दिया कि हम π/2 और 3π/2 नहीं लेंगे, और देख लो π/2 और 3π/2 पर ओपन ही आ रहा है ना। अब आपको जो चीज नहीं समझ में आई वो पूछना कि सर ऐसा क्यों, ना कि अगर देखो तुम्हें ये तो समझ में आ गया हो, जो भी ये बोलते हैं कि प्लीज रिपीट, उसका तो आज तक भी जवाब नहीं दिया, ना ही कभी दूंगा। क्या नहीं समझ में आई कि हाँ सर ये आपने क्यों नहीं सोचा, बट यहां तो लॉस ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं होगा बेटा लॉस ऑफ सॉल्यूशन। लॉस ऑफ सॉल्यूशन तब होता है जब वो चीज 0 हो सकती थी, उसके अलावा ये हमेशा पॉजिटिव है। तो 0 वाले में ये मैंने अलग निकाल लिया। अगर तू इसके रूट्स लिखता भी तो कौन से रूट लिखता, π/2 और 3π/2। वैसे भी यहां पर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, तो ये कभी 0 भी नहीं हो सकता। उसके अलावा ये हमेशा पॉजिटिव है। मुझे नहीं हो रहा बैकलॉग कैसे, वो तो मुझे भी नहीं पता भाई। किसी और अप्रोच से कर सकते हैं क्या? इससे बढ़िया अप्रोच क्या होगी कि एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया और आपसे ये पूछा जा रहा है कब पॉजिटिव है। कॉस थीटा प्लस बीटा को आपने कैसे ट्रांसफॉर्म करा? कॉस थीटा प्लस बीटा को, ये वाला क्या बेटा, ये कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला बेटा सौम्या। यस, बंपर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में -1/2 से ग्रेटर है, इसलिए वो नीचे आएगा ना ग्राफ में। अबे यार बेटा, आप जो है वो बेसिक बेसिक चीजों पर भी डाउट पूछ रहे हैं। मैंने आपको बोला कि भाई ये 3 नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, इनको वाई एक्सिस पे प्लॉट करो। दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा हर जगह, ये मैथमेटिक्स है, इतनी आसानी से नहीं देगी कहानी। सर 0 यहां होता है, वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, हाफ यहां होगा, इससे बड़ा √3/2 होता है। कंपैरिजन की कहानी भी बता रखी है, कभी डाउट आए कि √3/2 और 1/2 में से कौन बड़ा है तो किसी एक को बड़ा मान लो। 2 कैंसिल करने के बाद में हाँ सर √3 1 से बड़ा है, तो मतलब ये सही लिखा हुआ है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, हाफ हो गया, √3/2 हो गया, 1 इनसे बड़ा होगा। अब आ जाइए सर -1 यहां कहीं होगा। अब -½ बिल्कुल इसके रेप्लीकेट कर देना, -½ यहां होगा, फिर -√3/2 यहां होगा। जो जितना न्यूमेरिकली बड़ा उसके आगे नेगेटिव साइन लगाती वो उतना छोटा, तो वो और नीचे खिसक जाएगा। तो यार ये प्लॉटिंग तो आपको करके खुद देखनी पड़ेगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर इसमें -½ नीचे आ रहा है तो यहां पर भी -½ नीचे आएगा, गलत बात है ना। एक बार बता, 1 2 और -1 -2 को प्लॉट करते हैं तो 1 नीचे आता है, 2 ऊपर आता है, तो यहां पर भी यही कर दूं कि -2 ऊपर आएगा, -1 नीचे आएगा। ये गलत है भाई, -1 यहीं आएगा, -2 यहां आएगा। जो छोटा वो नीचे, जो बड़ा वो ऊपर, और -1 -2 से बड़ा होता है ना। चलिए जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर का। और ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इन मेंस, नो गारंटी इन एडवांस,
एडवांस में जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सवाल आए, बट मेंस में आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई देगा। दिस चैप्टर इज यूज्ड इनफाइनाइट टाइम्स। इनफैक्ट अगर आप मेरी बात पे भरोसा करोगे, अगर मेरी बात पे भरोसा करोगे तो आप अब से पहले, क्वाड्रेटिक तो नहीं पढ़ी है ना भाई, बेसिक मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, और कितनी बार तो हमने किसी फंक्शन को टी बोला क्वाड्रेटिक बन गई, किसी फंक्शन को टी बोला क्वाड्रेटिक बन गई। तो ये इनफाइनाइट बार तो सर हम चैप्टर पढ़ने से पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। समझ में आया? तो क्या क्या बोला, 100% एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा मेंस में। गारंटी एडवांस में इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, पूछा जा सकता है वो तो भैया देखो, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। एंड ये इनफाइनाइट बार यूज होगा चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, क्वाड्रेटिक तो होता ही होता है उसमें। ठीक है, कैसा चैप्टर है सर? इजी। और अभी अभी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं तो आपके लिए तो ये महा इजी हो जाएगा। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स और रीअटेम्प्ट क्लास एग्जांपल्स, बस इतना कर लेना प्लीज, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लास एग्जांपल्स करवाए हैं। इसके बाद में अगर टाइम बचे, अगर टाइम अलाउ, तो फिर आप डिब्बी पे भी जा सकते हैं। ये आपके पास में फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स, और इस फॉर्मूला शीट में वो वाली पार्ट भी इंक्लूड हो गया जो आपके टेबल के सामने चिपकी हुई है। उसमें ग्राफ भी आ जाएंगे, फॉर्मूला भी आ जाएगा, सब आ जाएगा उसमें, छोटी छोटी बातें भी आ जाएगी, सम अमेजिंग सिंप्लीफिकेशंस वाली लिस्ट भी आ जाएगी। शॉर्ट नोट्स तो बहुत अच्छी बात है, सारे क्लास एग्जांपल्स आपको रीअटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना? उसके बाद में अगर आपके पास में टाइम बचता है तो डिब्बे इज कंपलसरी, जो कि हमेशा है। ठीक है, आ जाइए जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेटिव पार्ट, पॉलिनोमियल इक्वेशन। हाँ, नो मर्सी शीट मिल जाएगी भाई, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, तुम नो मर्सी शीट को एक सेकेंडरी सोर्स लेकर चलो जो कि कंप्लीट तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे जो मैं देख रहा था उल जलूल भी कमेंट कर रहे थे, बोले सर नो मर्सी शीट का डिस्कशन जब इतना लेट करना था तो आपने दी ही क्यों? तो मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में मैं खुद ही कल्प्रिट बन गया हूं, है ना? डिब्बी सॉल्यूशन भी दूं, लेक्चर्स तो ले ही रहे हैं, फिर शीट दे रहा हूं उसके सॉल्यूशंस भी दूं, उसमें भी अगर लेट हो जाऊं, इनफैक्ट लेट नहीं, मैं बहुत लेट हूं, बट उसमें भी तुम्हारा पेशेंस छूटता जा रहा है। ऐसा क्या कर दिया भाई मैंने? बस ठीक है, वो लास्ट शीट है बेसिक मैथमेटिक्स की, उसके आगे मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि वो तो मेरा था ना, है ना? तो जब, अच्छा तुम्हें भी ये भी नहीं पता बैकग्राउंड में कि मास्टर, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मास्टर क्लास लेता होगा उसके बाद में गोवा वाले बीच पे जाके लेटता ही है, तो सारा दिन फ्री रहता है, फिर भी हमारे लिए काम नहीं कर रहा, यही है ना? यही लग रहा होगा, इमेजिनेशन दिमाग में तो यही है कि यहां से क्लास खत्म हुई सीधा गोवा, है ना? फिर अगले दिन क्लास होती है, सीधा गोवा से आ जाता है, पूरे दिन चिल करता है। और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके लेक्चर्स रिकॉर्ड करके देने होते हैं, वहां से भी प्रेशर है। अब वो किस चीज के लेक्चर है, कहाँ के हैं, वो तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है, और जब जानने का टाइम आएगा तो मिल जाएंगे, वो तुम्हारे लिए नहीं है। पहली चीज तो ये, ठीक है? तो मुझे पता है, मैं ये इस क्लास में 50 बार एक्सेप्ट कर चुका हूं कि हाँ यार वो एक नो मर्सी शीट की डिस्कशन, अब मेरे से पता है दिक्कत भी उसको कई बार डिस्कशन करने की सोची भी, पर वो इतनी बड़ी मैंने बना दी है, उसमें 45-40 सवाल डाल दिए और हर एक सवाल इतना हैवी है कि उसका डिस्कशन भी रिकॉर्ड करूंगा ना 5 घंटे का बनेगा, एक एक सवाल उसमें 15-15 मिनट का है। तो तुम्हारे सामने जो भी सॉल्यूशंस मैंने या जो भी क्वेश्चन पहुंचाए हैं भाई, उनका सॉल्यूशन मैं दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता हूं, आई एक्सेप्ट। बीच में डिब्बी के सॉल्यूशन भी देने हैं, क्योंकि आज जो डिब्बी दूंगा वो चैलेंजर टाइप के हैं सारे के सारे, उनके तुम्हें सॉल्यूशंस मेरे से जानना ही पड़ेंगे, तुमसे वो हिलेंगे भी नहीं। जो आसान होते हैं मैं उनको डिस्कस भी नहीं करता। तो 2-3 सीरीज चल रही हैं, थोड़ा सा तुम कॉपरेट करो, थोड़ा सा मैं करता हूं, मिलकर ले जाएंगे। क्लासेस में डिले हो नहीं रहा, क्लासेस में खूब सवाल करवाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का एफर्ट है। ठीक है, नई नो मर्सी शीट सेट सॉल्यूशन, सेट थ्योरी की ऑलरेडी तैयार है, वो डाल इसलिए नहीं रहा हूं शर्म के मारे कि मैं वो डाल दूंगा फिर कमेंट आने लग जाएंगे भाई कि सर पहले वाली की तो सॉल्यूशन दिए नहीं, नई और अपलोड कर दी।
तो वो बनी हुई पड़ी है, नहीं दे रहा हूं, पहले एक बार इसका डिस्कशन हो जाए उसके बाद में फिर वो देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे समझो कि डिस्कशन, अब ट्रिग्नोमेट्री की जो नो मर्सी शीट आएगी उसका डिस्कशन तो करीबन करीबन 1-1.5 महीने बाद में होगा, जब थोड़ी थोड़ी ठंड आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हमेशा अप्रिशिएट करो, हमेशा तारीफ करो, और ना मैं चाहता हूं, ना मैं कभी तुम्हें बोलता कि नीचे ये कमेंट कर देना, दिल बना देना, हर्ट बना देना, मजे आ गए, कुछ नहीं भाई। मैथ्स डिफिकल्ट है, हर दिन मजे आएंगे भी नहीं। जिस दिन मजे आ जाएं तो खुद अपने आप पे डाउट करना, लगता है मास्टर ने आज हल्का पढ़ा दिया भाई। ये मजे आने वाली चीजें हैं, ठीक है, ये मजे आने वाली चीजें हैं। तुम्हारे आसपास कोई ना कोई कोचिंग में तो पढ़ता होगा तुम्हारा दोस्त, पूछ के देख लेना एक बार सवाल। और ये ऐसी चीजें भी नहीं है जो एक बार में दिमाग में घुसे, रीअटेम्प्ट 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 रीअटेम्प्ट। एक बार में तो जब हमें पढ़ाया गया था हमें नहीं समझ में आया था यार। और कोई ऐसा फन्ने का नहीं है, 2-4-5% छोड़ दो जिनकी टॉप 100 या टॉप 1000 में रैंक आती है, बाकी सब रीअटेम्प्ट कर करके सीखते हैं, है ना। तो इसलिए जब किया जा रहा है, और मुझे ये बार बार बोलने में मजबूर मत किया करो भाई, सिंपल सी कहानी है। तुम्हें ठीक लग रहा है तुम पढ़ो, तुम्हें नहीं ठीक लग रहा है, मैं तो पूरा तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं, देयर इज अ बैच दैट इज अर्जुना 2.0 3.0, मैनी मोर मैचेस आर कमिंग, यू कैन शिफ्ट ओवर देयर। ठीक है, और मैं ये रोज रोज नहीं बोलता हूं, और ना ही मेरा रोज रोज मूड खराब होता, ना ही किया करो। चलिए आ जाइए। हाँ, चलो वापस आते हैं। सर ये एक ऐसी चीज है, बस बस अब रोक दो उसको। पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें सर क्लास 7th में शायद हमारा एक चैप्टर आया होगा पॉलिनोमियल, या 8th में आया होगा जिसमें पॉलिनोमियल। मैंने कहा क्या बताया था भाई मास्टर ने? सर उस टाइम पे तो मैडम हुआ करती थी और वो आपकी तरह इतना चिढ़ती भी नहीं थी। मैंने कहा सॉरी बरखुदार, ए की पावर एन एक्स की पावर एन, फिर ए की पावर एन मतलब ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे करते करते सर एक इक्वेशन हमने एनसीईआरटी में लिखी हुई देखी है। हमें उसका मतलब पता है कि नहीं वो तो हमें पता है, हमें उसका मतलब पता है कि नहीं सर वो हमें नहीं पता, बट ये हमने देख रखी है सबने, आपने और मैंने दोनों ने। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा पॉलिनोमियल इक्वेशन, वेयर एन इज ए होल नंबर। और ये जो लोग हैं ना इनके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है इनको बोलते हैं हम कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। इनको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। इनको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इंफॉर्मेटिव पार्ट मतलब कि ये होता है ना। इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है, दैट इज सबसे बड़ी पावर, बिकॉज एन फिर एन माइनस वन एन माइनस टू ये कम होती जा रही है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एन, इसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द इक्वेशन। क्या ये बात क्लियर है? बस इसको बस ऐसे ही देख लिया, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब मैंने कहा मैं हाईएस्ट पावर को चेंज करता जाऊं तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो क्या है वो ये रहे। अगर किसी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर ही x हो और दूसरी पावर कांस्टेंट टर्म, तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। डिग्री कितनी हुई? डिग्री मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो प्रेजेंट है, सो दैट इज 1। तो जब डिग्री 1 होती है, व्हेन डिग्री इज इक्वल टू 1, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? जब डिग्री 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, बस नाम नाम है। फिर सर एक ऐसा एग्जांपल जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 हो, इसमें सबसे बड़ी पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज डिग्री कितनी आ गई? 2। तो जब किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि दिखने में ऐसी होती है। अब ये क्यों लिखा जा रहा है ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0? खुद सोचो, अगर मैं इसमें सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट है उसको 0 कर दूं, तो ध्यान से देखो ये तो -3x + 5 लिखा हुआ है ना। तो ए नॉट इक्वल टू 0 बोलने का मतलब कि भाई साहब अगर आप उसको क्वाड्रेटिक बोल रहे हो
तो x की सबसे बड़ी पावर 2 वहां पर जिंदा बचनी चाहिए। हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, -5x+6, ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है। मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म उसमें बचनी चाहिए, बाकी चाहे और बचे ना बचे, ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक है। बट अगर तुम कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिख दो जिसमें यही टर्म गायब है, 3x+5, और यहां पे लिख दिया 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसमें सबसे बड़ी पावर 1 है। अब ये लीनियर है, समझे? आ जाइए। डिग्री 3 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? दैट इज क्यूबिक। डिग्री 4 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टिक, है ना सर? डिग्री 4 हो तो उसको क्वार्टिक थोड़ी, उसको तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। मैंने कहा वो एक जनरल गलत टर्मिनोलॉजी है। अगर आप डीप में जाकर, वैसे मैं भी आम भाषा में, जनरल भाषा में ऐसा होता है ना कि एक बार हम किसी का नाम सचिन है, उसको सच्चू बोल दिया, तो सच्चू बोल रहे उसका नाम सच्चू थोड़ी है भाई, है तो उसका ओरिजिनल नाम सचिन ना। तो वैसे ही इसका ओरिजिनल नाम क्वार्टिक है। बाय क्वाड्रेटिक इसका स्पेशल केस होता है। इसका जो स्पेशल केस होता है वो होता है बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है? बाय क्वाड्रेटिक इज द स्पेशल केस। और वो स्पेशल केस कौन सा होता है? जिसमें ए एक्स की पावर 4 हो, ऑड वाली टर्म्स गायब कर दो, ऑड वाली टर्म्स। तो ये जो एक्सप्रेशन बचता है ना, जिसमें सिर्फ इवन वाली टर्म्स हो, इसको बोलते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक, है ना? समझ पा रहे हैं? समझ पाए? ये इसका जिसमें सारी टर्म्स प्रेजेंट हो वो क्वार्टिक होती है, जिसमें सिर्फ इवन वाली टर्म्स प्रेजेंट हो वो बाय क्वाड्रेटिक होती है। बट सर हम जनरल भाषा में सभी लोग इसको बाय क्वाड्रेटिक भी बोल देते हैं, टेक्निकली गलत है। ये कौन है बे? मैम जो बोल रहा है अभी थोड़ी देर पहले। एक तो तुम मुझसे यार डरते बिल्कुल नहीं हो। अभी थोड़ी देर पहले सीरियस हुआ था ना, कमाल के बच्चे हैं भाई, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। अगर डिग्री 0 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब इस प्रकार कुछ लिखा हो, दैट इज px बराबर एनी कांस्टेंट k, k इंटू एक्स की पावर 0 बोले तो k, और ये k कौन है? कांस्टेंट। तो इसको हम डिग्री 0 वाले को क्या बोलते हैं? सर दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस पूरे चैप्टर में वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट दिस क्वाड्रेटिक। इस पूरे चैप्टर में हम सारा कुछ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इस चैप्टर का बहुत सारी जगह नाम देखोगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इस चैप्टर का बहुत सारी जगह नाम क्या देखोगे? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। क्योंकि इस चैप्टर में बताई जाने वाली बहुत सारी बातें जो मैं बताऊंगा क्वाड्रेटिक के लिए, वो क्यूबिक, क्वार्टिक, पावर 5 वाली इक्वेशन के लिए भी वैलिड होगी। मतलब हम सभी इक्वेशंस की बात करेंगे, बट अवर मेन फोकस विल बी दिस क्वाड्रेटिक। क्या ये बात क्लियर है? मेन फोकस विल बी दिस क्वाड्रेटिक। समझ गए? बहुत बढ़िया। ये सब नाम है, नाम है, नाम है। लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सिंपल सी चीज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन? ये शायद हमारी बात पहले भी हुई थी, एक बार थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। आइडेंटिटी एक ऐसी चीज है जो उसकी डोमेन में जितने भी एक्स हैं वो सारे रख दो, सबके लिए वैलिड होगी। मैम क्या भाई साहब, कल से क्या साड़ी पहन के आऊंगा इस बैच में? हे भगवान, इतना ज्यादा मैम बोल रहे हो। कहीं मेरी इच्छा ही ना हो जाए मैम बनने की, गड़बड़ हो जाएगी भाई। ठीक है? आइडेंटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल सर हमने बचपन से ये वाली आइडेंटिटी, अरे मालिक इसको अभी तो छोड़ के आया, आज आज तो रहने देते, ये आइडेंटिटी है। फिर सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 10 स्क्वायर ऑफ एक्स, ये आइडेंटिटी है। फिर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी को मोटे मोटे रूप से आप ये बोल सकते, लिखना नहीं है,
मोटे मोटे रूप से आप ये बोल सकते हो कि जो कि एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। अब व्हेन आई से हर वैल्यू, दैट मींस जो आप उसमें रख सकते हो, इसमें ये ट्रू होगी फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। कुछ भी रख दो सब चलेगा। सर इसमें कुछ भी मत रख देना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो समझ में आया होगा कि इसमें पाई बाय 2 नहीं रखते हैं भाई। तो इसमें जो इसकी डोमेन है वो है आर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। तो बट जो भी आप इसमें रख सकते हो 30 डिग्री 60 डिग्री, ये बात हमेशा सही लिखी हुई है। इसमें आप कुछ भी रखो सर, ये सही लिखा हुआ है, यस। आप चाहे एक्स की वैल्यू 1 रख दो, 3 रख दो, 11 रख दो, 15 रख दो, जो रखना है रख दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा बराबर आएगी। तो ये है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में क्या खास बात होती है बेटा, जो कि उसमें रखी जाने वाली जितनी वैल्यूज हैं वो सबके लिए ट्रू होती है, जबकि इक्वेशन ऐसी नहीं होती सर। अब इसमें ऐसा नहीं है कि तू अपनी मर्जी से कुछ भी रख दे ये हमेशा ट्रू है, नहीं है। रख के देख ले, एक्स की वैल्यू 5 नहीं आएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएंगे सर। ये है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, उसकी जो डिग्री है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट, उसके उतने ही रूट्स होंगे। अब वो रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे वो बात की कहानी है, बट उसके रूट्स उतने ही होंगे, ठीक है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसमें 2 वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी, आप इसमें सिर्फ 2 और इसमें सिर्फ 3 रख सकते हो, बाकी और कुछ रख भी मत देना। ये आइडेंटिटी है, इसमें कुछ भी रखो, आप चाहे 2 रखो, 3 रखो, 60 डिग्री रखो, 70 डिग्री रखो, जो रखो ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। तो सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक इक्वेशन है कि आइडेंटिटी है? तो मैंने कहा उसके लिए 2-3 छोटी छोटी बातें बताता हूं, ध्यान सुनना। आइडेंटिटी में ये वाली चीज होती है, विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स ब्रैकेट में इन डोमेन, मतलब जो आप उसमें रख सकते हो उसके लिए हमेशा ट्रू होगी। विच हैज मोर रूट्स देन इट्स डिग्री, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें सबसे बड़ी पावर पूछू तो भी 2 आ रही है, इसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 ही तो है। इसके रूट्स पता है क्या है, इसमें हर वैल्यू इसकी रूट्स है। आप 1 रख दो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, -1 रख दो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 रख दो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। 3 रखने पे 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 6 15 और 1 16, 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट सर इसमें सबसे बड़ी पावर तो 2 प्रेजेंट है, तो ये नंबर ऑफ रूट्स बराबर डिग्री, ये बात सिर्फ इक्वेशन के लिए वैलिड है, आइडेंटिटी के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। आइडेंटिटी के लिए तो सर ये है इसके रूट्स, सारे रियल नंबर्स। कितने रियल नंबर है? इनफाइनाइट। तो आप ये बोल सकते हो कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आती है, अगर वो आइडेंटिटी है तो उसकी जो डिग्री होगी या उसके जो रूट्स होंगे वो डिग्री से ज्यादा होंगे। अगला, इन विच कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज 0। ये सारी बातें जो हैं ये बोली जा रही है फॉर पॉलिनोमियल्स, मतलब वो वाली आइडेंटिटी जो पॉलिनोमियल की तरह आपको दिखाई दे। जैसे अब ये पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते भाई, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल ये है। तो ये जो बातें मैंने यहां लिखी है ना, विच हैज मोर रूट्स देन इट्स डिग्री, ये पॉलिनोमियल फॉर्म के लिए है। इन विच कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज 0, ये पॉलिनोमियल फॉर्म के लिए है। देख लो सर कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म कैसे 0 हो जाएगा। मैंने कहा इसको ओपन कर, इसको ओपन करेगा तो x² + 2x + 1, हाँ सबको काटा पीटी करने की जगह एक नई तरीके से, x² में से x² गया दैट इज 0 टाइम्स x², 2x में से 2x गया 0 टाइम्स x, 1 में से 1 गया सर दैट इज 0 बराबर 0। ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ सर, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। ऐसी फॉर्मेट हमें थोड़ा अजीब लगता है बिकॉज आज तक कभी ऐसी इक्वेशन लिखी हुई देखी नहीं हमने, सॉरी आइडेंटिटी। अब x की कोई भी वैल्यू पुट कर दी हमेशा सेटिस्फाई होगी, क्योंकि जो भी x तू पुट करेगा वो 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 में ऐड होगा, तो आंसर हमेशा ही 0 आएगा। तो आइडेंटिटी को पहचानने के हमने कुछ 2-3 तरीके देखे।
ये वाली जो बात है ये हर टाइप की आइडेंटिटी के लिए ट्रू है, चाहे वो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो, पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। ये वाली दोनों बातें जो है वो आप ध्यान रखेंगे फॉर द पॉलिनोमियल फॉर्म, और इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली पॉलिनोमियल फॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल, जेई मेंस पुराने टाइम पे बोले जाने वाला AI-EEE, उसमें एक सवाल पूछा गया, द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, है ना। अच्छा, आइडेंटिटी का एक सबसे बड़ा हिंट बताता हूं, आइडेंटिटी का बिगेस्ट हिंट जो कि आगे चलकर काम आएगा। आपको कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ दिखे, देख लेना प्लीज, छोटी छोटी बातें हैं बट ये सर सवाल सॉल्व करने के लिए बहुत खतरनाक बन जाती है। या तो वो ऐसे लिख दे, दिस इज आइडेंटिटी इन एक्स। सर ये कोई हिंट थोड़ी हुआ, वो तो खुद ही बोल रहा है कि आइडेंटिटी है। या फिर वो ऐसे लिख दे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। किसी भी सवाल के बगल में अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कुछ लिखकर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने लिखा है ये एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए ट्रू है। दैट मीन सर ये तो आइडेंटिटी है, समझे, है ना। या फिर वो ये वाला वर्ड यूज करे, क्योंकि ये मैथमेटिकल लैंग्वेज होगी, ऑलवेज वैलिड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये कुछ दो चार हिंट है जो सवाल में आपको कभी दिखाई दे तो आपको ये पता चलना चाहिए कि वो आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है। और आइडेंटिटी में खास बात क्या होती है सर, आइडेंटिटी में खास बात ये होती है कि भाई साहब उसमें कोई सी भी वैल्यू रख दो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अब मैंने कहा देखिए पॉलिनोमियल फॉर्म वाली आइडेंटिटी है, सबको दिखाई दे रही है। इसमें अब हम इसमें कौन सा प्रोसेस लगाएंगे आइडेंटिटी बन जाए। तो सर हमें पता है जो पॉलिनोमियल फॉर्म में आइडेंटिटी होती है उसमें हर एक का जो कोफिशिएंट है वो जीरो होता है, चाहे वो कांस्टेंट टर्म हो, चाहे वो एक्स का कोफिशिएंट हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो, चाहे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो, सारे एक साथ। तो जब मैं इसको जीरो करने गया, मैं मतलब क्या कर रहा हूं, हर एक टर्म का कोफिशिएंट जीरो कर रहा हूं, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से गए तो लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 बराबर 0, यहां से लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 आ गई। इस कोफिशिएंट को जीरो करने जाऊंगा सर, यहां से लैम्डा की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी। इसको जीरो करने जाऊंगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू प्लस 2 और माइनस 2 आ जाएगी। एक आइडेंटिटी उसको बोलते हैं बेटा, एक आइडेंटिटी उसको बोलते हैं जिसमें हर एक कोफिशिएंट ईच टर्म जीरो हो। तो मैंने कहा लैम्डा की वो कौन सी वैल्यू है जिसपे ये सब कुछ जीरो हो जाए, मतलब दिस विल रिड्यूसेस टू 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। लैम्डा 1 लोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। ऐसी कौन सी वैल्यू है सर, दैट इज 2। 2 अकेली एक ऐसी वैल्यू है जो इस पूरे को इसमें कन्वर्ट कर देगी, इसमें कन्वर्ट करते ही ये सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है, मतलब ये आइडेंटिटी इन एक्स है, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 2। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फॉर्म, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, पॉलिनोमियल फॉर्म वाली आइडेंटिटी में हम इन दोनों में से कोई एक चीज यूज करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ये एक सवाल है, उसने बोला कि शो करो कि ये एक आइडेंटिटी है, शो करो कि ये एक आइडेंटिटी है। सर क्या आपको ये पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, मैंने कहा हाँ, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, और यहां पर मैं ये लिख देता हूं ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, वेयर ये गिवन है, वेयर ए बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, अलग अलग हैं। अब सर हमें तो कोई फर्क दिख नहीं रहा क्योंकि इक्वेशन में भी इक्वल्स टू का साइन आता है, इधर कोई कांस्टेंट लिखा होता है, आइडेंटिटी में भी सेम अपीयरेंस होती है। उसने खुद बोला है कि शो करो ये आइडेंटिटी है। तो मैंने कहा देख, जब तू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा सबसे बड़ी पावर एक्स की कितनी प्रोड्यूस होगी, एक्स स्क्वायर। फिर ये टर्म एडिशन में है, नीचे वाले कांस्टेंट है, ध्यान रखना। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखते हैं, तो सर सबसे बड़ी पावर इसकी 2 आ रही है, दैट मींस ये जो भी प्रोग्राम है मैं इसकी डिग्री बोल सकता हूं, दैट इज 2।
इसकी डिग्री 2 है बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई, कुछ लोग बोलेंगे सर इसको इधर एलसीएम लेंगे तो मैंने कहा x की सबसे बड़ी पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इनमें कहीं पर भी x नहीं है। x की सबसे बड़ी पावर जब ये x और ये x मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर ही जनरेट होगी। अब मैं इसको आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए एक बढ़िया तरीका लगाता हूं, ध्यान से देख। अगर मैं इस पूरे में x की जगह -a पुट कर दूं, देखते रहना, x की जगह -a पुट करता हूं तो सर -a पुट किया, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, -a + a 0, 0/0, सर ये पूरा 0 हो गया। यहां -a पुट किया, वैसे मैंने सारे x में रखा है तो सर ये भी हो गया 0 और सर ये भी 0। तो जब मैंने x की जगह -a पुट किया तो यहां आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज -a + b और -a + c अपॉन b - a इंटू c - a + 0 बराबर 1। सर ये भी c - a लिखा हुआ है, ये भी c - a लिखा हुआ है। दैट मीन सर कौन सी सिचुएशन आ गई, 1 बराबर 1। किसी वैल्यू को आप किसी इक्वेशन, अभी मैं इसको इक्वेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आइडेंटिटी है, मैं शो करने वाले प्रोसेस में जा रहा हूं। तो जब आप किसी इक्वेशन में पुट करते हो आपको कैसे पता चलता है कि सेटिस्फाई कर गया? सो दैट इज 1 बराबर 1 या 0 बराबर 0 देखना चाहते हो तो इस 1 को भी इधर ले आओ, तो 1 - 1 दैट इज 0 बराबर 0। तो दैट मीन्स दिस इज सेटिस्फाइंग। अगला, इस पूरे में x की जगह -b पुट कर। अगर जब आप x की जगह -b पुट करोगे तो अब की बार ये फैक्टर 0 होगा, ये पूरा शांत हो गया, ये फैक्टर 0 होगा, ये पूरा शांत हो गया, बीच वाला फैक्टर बचेगा। जरा देखना, -b पुट करने पर ये 0, यहां पे पुट करोगे -b + c -b + a c - b इंटू a - b + 0 बराबर 1। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। सर यहां से वापस से 1 बराबर 1 आ गया, तो सर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड सिमिलरली x बराबर -c इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग। अब ये आइडेंटिटी कैसे प्रूव हुई? सर ये 3 नंबर्स आपने इसमें पुट कर दिए, ये तीनों इसके क्या कहलाएंगे, रूट्स। कितने रूट्स आ गए सर हमारे पास में? 3। इसकी डिग्री कितनी थी? 2। अगर ये इक्वेशन होती तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती, दैट इज नंबर ऑफ रूट्स और नंबर डिग्री दोनों बराबर होते हैं। तो सर पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी हुई कौन सी चीज इसको फॉलो नहीं करती? आइडेंटिटी नहीं फॉलो करती। जितनी डिग्री होती है उससे ज्यादा रूट्स आते हैं सर। ये बोलते ही ये अपने आप आइडेंटिटी प्रूव होगी। कैसे प्रूव करोगे? बिकॉज द नंबर ऑफ रूट्स आर ग्रेटर देन डिग्री। ऐसा सिर्फ आइडेंटिटी में होता है। अब सर ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी हुई, एक मन में डाउट आता है क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी होती है उसमें ये दोनों बातें सत्य होती है। आपने अब की बार इस मेथड से या इस लाइन को यूज करके आपने इसको बता दिया कि इसके जो नंबर ऑफ रूट्स है वो डिग्री ज्यादा है। क्या सर इसमें ये वाली बात भी होल्ड करेगी? मैं कहा बिल्कुल करेगी। अगर आपके पास में घर पे खुला टाइम है, खुला टाइम समझ में आता है, यू हैव इनफ टाइम, जो कि नहीं है ऑब्वियसली, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो बिंदास, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको एकदम बिछा के लिखो। बिछाओगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। फाइनली आप देखोगे कि ये 0x² + 0x + 0 लिखा हुआ है, पर उसके लिए मेहनत बहुत लगेगी भाई। मेहनत बहुत लगेगी मतलब कि पहले ये एलसीएम लेकर यहां जाएंगे, ये दोनों एलसीएम लेकर यहां आएंगे, फिर ये दोनों एलसीएम लेकर यहां आएंगे, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन यहां लिखा जाएगा, फिर सारी टर्म्स एक तरफ शिफ्ट की जाएंगी। तो आप देखेंगे, पाएंगे कि ये 0x² + 0x + 0 लिखा हुआ है। बट सर वो एक बहुत लंबा टास्क हो गया, बहुत लेंथी टास्क हो गया। इसको प्रूव करने का शॉर्ट तरीका जो है वो ये हो गया कि इसमें नंबर ऑफ रूट्स जो है वो डिग्री से ज्यादा है, इसलिए ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी है। ये सवाल आपका डू इट बाय योरसेल्फ है कि एक पॉलिनोमियल फॉर्म वाली आइडेंटिटी है, इसमें आपसे m की वैल्यू पूछी है। सेम टाइप का सवाल जो अभी आप करके आए थे। अब आते हैं सर, आइडेंटिटी हमें समझ में आ गई। आइडेंटिटी बेसिकली एक हिंट है
कि भाई ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स, और जब आगे चलकर आइडेंटिटी का यूज होगा तो तैयार रहिएगा। बस आपको ये याद करना है कि सारे एक्स के लिए ट्रू है। अब आते हैं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। व्हाट डू वी नो, व्हाट डू वी हैव? सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x² की टर्म यहां से गायब ना हो जाए इसलिए हम बोलते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब क्या होता है सर? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। वैसे तो क्वाड्रेटिक में आप, अभी तुमने आयोटा वायोटा नहीं पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम बहुत लेट जाके पढ़ने वाले हैं, तो हम इस पूरे चैप्टर में जब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ लेते तब तक हम ये सारे कोफिशिएंट्स जो हैं ये रियल ही लेकर चलेंगे। हर सवाल जो आपके सामने आएगा उसमें सारे कोफिशिएंट्स रियल होंगे, कभी कभी इमेजिनरी हो सकता है, वहां पर मैं आपको बता दूंगा, बट मेजरली वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट रियल कोफिशिएंट्स। क्योंकि सर जब कोफिशिएंट्स इमेजिनरी होते हैं तो गणित बदल जाती है, तब क्या गणित होगी वो देखेंगे बाद में। मैंने कहा देख भाई वापस, अब ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसकी डिग्री कितनी है? ऑब्वियसली सर 2। इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2। आप सभी लोग जानते हैं कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, लगाइए वो फटाफट, बताओ कहां से आया। सर श्रीधराचार्य और कुछ तरीका नहीं है, जो हमारे मैथमेटिशियन रहे हैं पुराने, जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हो, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके उन्होंने इस जनरल मेथड के लिए हमें एक फॉर्मूला बना के दे दिया था। मतलब दैट इज नथिंग बट कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर वाला ही मेथड है। आप इसमें से a कॉमन लो, सर यहां आ जाएगा x², यहां आ जाएगा b/a, यहां आ जाएगा x, यहां आ जाएगा c/a। ठीक है भाई, पावर 1 वाली टर्म के पास गए, 2 बनाया, था नहीं तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 और x को छोड़ने के बाद में, 2 और x को हटाने के बाद में ये जो मुझे इंसान दिख रहा है इसका स्क्वायर जोड़ूंगा, इसका स्क्वायर घटा दूंगा, प्लस b²/4a² एंड माइनस b²/4a²। ठीक है, अब 3 टर्म्स जिनके नीचे निशान लगा रहा हूं, 1, 2 और 3, ये तीनों मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करती हैं, दैट इज x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहां से है मैं वहां लेके जा रहा हूं आपको, ऑल्दो आपको पता है, जरूरत भी नहीं है, और है भी कुछ नहीं, सर कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर है। मान लो यहां पे 3x² प्लस 5x प्लस 7 होता तो सबसे पहले हम क्या करते? 3 कॉमन लेते, क्योंकि हमें x² का कोफिशिएंट 1 देखना पसंद है। उसके बाद में हम पावर 1 वाली टर्म के पास जाते, 2 बनाते, होता तो ठीक वरना बनाते। 2 और x को अलग करने के बाद में जो बचा उसका स्क्वायर ऐड कर दिया, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 3 टर्म्स तो गई, कौन कौन सी टर्म बच गई सर? c/a माइनस b²/4a², और यहां चल रहा था बराबर 0, इस a को आप चाहो तो डिवाइड कर दो, क्योंकि a एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। ठीक है भाई, इसको इधर लेके चलिए, राइट साइड में जाएगी तो ये वाली टर्म हो जाएगी b²/4a² माइनस c/a। इफ आई टेक एलसीएम तो सर ये आ जाएगा 4a², यहां जाएगा b², a यहां ऑलरेडी है तो यहां पर जाएगा 4a इंटू सी। ये किसके बराबर आ रहा है सर? ये आ रहा है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। नाउ x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज b² माइनस 4ac/4a², है ना। कभी भी x² बराबर अल्फा होता है तो x बराबर क्या बोलते हैं आप? प्लस माइनस रूट अल्फा। बस ये पावर 2 हटा रहा हूं, इस तरफ रूट लगा रहा हूं, तो x प्लस b/2a, इस पूरे पर रूट लगाया, दैट इज अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/4a², आगे लगाया प्लस माइनस साइन। इसको इधर ले आइए प्लीज, ये आएगा माइनस b/2a प्लस माइनस रूट के ऊपर जो, मतलब रूट के अंदर जो न्यूमरेटर है वो ये है, 4a² को रूट से बाहर लेके जा रहे हैं सर, वो आएगा 2a। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करके लिख दीजिए माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, एंड ये हो गया सर x। इसी को ही हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और यहां से हमें वो x की दोनों वैल्यूज पता चल जाती हैं जो आप शुरू में ढूंढने जा रहे थे। 2 रूट्स है सर, वो दोनों रूट्स हमने निकाल लिए।
है ना? अगर आपको पहले से पता था बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया. एनीबडी हैविंग एनी ट्रबल? है ना? अभी आपके लिए और मेरे लिए सोचना आसान है, आपके लिए और मेरे लिए सोचना आसान है कि, बट पुराने टाइम पे श्रीधराचार्य जी ने सोचा कि कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से सारे क्वाड्रेटिक का इलाज हो गया एक लाइन में. अब आप दुनिया भर में कोई सी भी क्वाड्रेटिक उठा लो, उसके दोनों रूट्स यहां से निकल आएंगे. है ना? ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना बहुत है. आइडेंटिटी वाली चीज समझ में आई? है ना? ये अलग अलग टाइप की इक्वेशंस हैं, नाम बस आपको ध्यान रखा है, बस इतना ही है. अगली क्लास में मिलेंगे तो हम इससे आगे बढ़ेंगे, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. और बस, और क्या है यार. और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी वाले सवाल आज किए थे ना, प्लीज एक बार इनको दोबारा घर पे ट्राई करना भाई. ठीक है? और ये वाला काम मैं हर उस इक्वेशन में करता हूं जब मुझे थीटा के बारे में जानकारी दे रखी हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर 2 थीटा 3 थीटा बने, तो सबसे पहले जाकर मैं वो 2 थीटा और 3 थीटा निकालता हूं. ठीक है? ना ना ना, एक्सटेंड कोई दिक्कत नहीं है. इसको भी देख लिया एक बार वापस से. थिंकिंग वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू, सॉरी, थिंकिंग एंगल करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू. ठीक है? बाकी तो सब ठीक ही है. चलिए भाई, डिब्बी नंबर कहां तक दे दिए थे एक बार बताइएगा जरा. 20 तक दिए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा दे दिए थे यार. आई बिलीव 30 तक दे दिए थे. 33, 34, 35, 36 तक दे दिए थे, है ना? 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42. इनफैक्ट ये बहुत ही खतरनाक खतरनाक सवाल है यार. नहीं हो बिल्कुल मत घबराना, इनके लिए डिब्बी डिस्कशन वीडियो आएगी जिसमें मैं यहां से लेकर, मतलब जहां से मुश्किल सवाल मैंने देने स्टार्ट किए हैं, अब वो कहां से हैं, मेरे ख्याल से ये 1920 से पकड़ लो, यहीं से. ये सवाल ऑलरेडी आपको क्लास में करवा रखा है, बस आपको तो क्या है, थोड़ा हिंट नहीं लग रहा. मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सारे ही बताने की कोशिश करूं, और जो आसान सवाल है उन पे हिंट बता दूंगा, कोई बात नहीं. ठीक है? तो ये कुछ चैलेंजर वाले हैं, लास्ट में आते आते लेवल बढ़ा ही दिया है मैंने. जो मैं ट्रिक, मतलब अब जो वो नो मर्सी शीट आएगी, उस लेवल के सवाल डाल दिए यहीं पर ही. कोई बात नहीं, देख लेंगे. ठीक है? और री अटेम्प्ट प्लीज, री अटेम्प्ट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. मैं आपको फिर बोल रहा हूं, री अटेम्प्ट क्लास एग्जाम्पल्स. चाहे आप और कुछ करें ना करें, अगली क्लास में आने से पहले अपने क्लास में बताए हुए सारे एग्जाम्पल्स को री अटेम्प्ट करें. जो आपको डिफिकल्ट लगा उसके बगल में उसका लॉजिक रखें. गिर गए अरे बाबा. ठीक है? यस, री अटेम्प्ट इज द की. कहानी रोज रोज सुनाने कहा यार, इतनी सारी कहानियां मेरे पास है नहीं. कल सुनाई तो थी थोड़ी देर, कल ही सुनाई थी वो हॉस्टल वाली. छोटे छोटे किस्से कहानी चलती रहती है. शायरी हो जाए, है शायरी वाली डायरी कहाँ चलेगी, बहुत दिन हो गए निकाली नहीं. कुछ है क्या इसमें? ओ भाई, एक तो बहुत खतरनाक है. यस. बस आवाज थोड़ी धीरे कर लेता हूँ, बाहर ना चली जाए क्योंकि उसी के लिए थोड़ी मजे वाली हो जाए. हाँ,
एक पति जो है वो अपनी पत्नी के लिए क्या भावनाएं रखता है? एक पति जो है वो अपनी पत्नी के लिए क्या भावनाएं रखता है, मतलब क्या उसके मन की फीलिंग है? ये बोल रहा हूँ, ज़्यादा तेज नहीं बोल सकता, आप समझो, आवाज़ बाहर चलेगी तो ये भावनाएं कल से व्यक्त भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। इरशाद। डर भी रहा है, मजा भी आ रहा है ना? हाँ। तुम सींग मारती गाय सी, मैं कोने में दुबका बैल प्रिय। तुम सींग मारती गाय सी, मैं कोने में दुबका बैल प्रिय। मैं सीधा सादा पीपल का पेड़, तुम उस पे लुटकी, सॉरी। तुम सींग मारती गाय सी, मैं कोने में दुबका बैल प्रिय। मैं सीधा साधा पीपल का पेड़, तुम उस पे लटकी चुड़ैल प्रिय। रॉजर दैट, हाँ आज मेरे लिए रॉजर दैट हो गया भाई, रॉजर दैट, रॉजर दैट। तुम सींग मारती गाय सी, मैं कोने में दुबका बैल प्रिय। मैं सीधा साधा पीपल का पेड़, तुम उस पे लटकी चुड़ैल प्रिय। खतरनाक है भाई ये, है ना? बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी क्लिप आप अपने तक रखें। सिर्फ खुद के आनंद के लिए आपको बताई जा रही है, दूसरों के साथ शेयर करना कोई जरूरी नहीं है। इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तो बिल्कुल ना करें। एक थोड़ी मोटिवेशनल है, ये जरूरी है। अगर जिंदगी को जीना है तो सपने जिंदा रखिए। अगर जिंदगी को जीना है तो सपने जिंदा रखिए। परिस्थिति चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जो भी हो, मन को उड़ता परिंदा रखिए। ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, फील्डिंग सेट है भाई। मैं अभी ये क्लिप कटवा दूंगा भाई, डिलीट कर दो, बोले बच्चों को नहीं दिखनी चाहिए, काहे की बिल्डिंग सेट है भाई। मासूम टीचर को तुम ऐसे नहीं डरा सकते, ये गलत बात है। मैं इसकी सेंड टू मैम, अरे क्या फील्डिंग सेट बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। एंड बस होगी मुलाकात, ठीक है, चलिए बाय बाय।